नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज एक मॉडल पेपर विशेष करके बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम कब है? 18 फरवरी को एग्जाम है। सेकंड एग्जाम ही सामाजिक विज्ञान का है। तो अब जो जरूरत है ना, अब जरूरत किसकी है? मोटिवेशन की जरूरत है। अब जरूरत है खुद को परखने की जरूरत है कि हम कहां पे खड़े हैं और जो बाकी 10 दिन रह गए हैं, 9-10 दिन जो रहे हैं, उनमें हमें कितने प्रयास करने हैं, कितनी कोशिश हमें और करनी है और किस प्रकार से जब एग्जाम हॉल में हम जाकर के बैठेंगे, किस प्रकार से हमें पेपर को सॉल्व करना है, किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार का पैटर्न आता है, किस प्रकार से उन सभी बच्चों से हम आगे निकल सकते हैं, वो सब कुछ आज के इस मॉडल पेपर में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस मॉडल पेपर से आपको खुद का अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने आप आसमान को छूने की तैयारियों में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार बोर्ड के विशेष मॉडल पेपर की। और सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का ये सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। यहां पर जो आपको टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है 2 घंटे 45 मिनट, 2 hours 45 मिनट्स का ये आपको टाइम दिया गया है। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम कंप्लीट करने का है। आपके पास इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, आपको पूरा पेपर रीड करने के लिए, समझने के लिए स्पेशली क्या होंगे? 15 मिनट दिए जाएंगे। स्पेशली कितने? 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। और ये टोटल कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है। टोटल पेपर 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स के पेपर में से पेपर 2 भागों में डिवाइड होगा। आगे ये चीज हम लोग जानेंगे। एक भाग है ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला या वस्तुनिष्ठ जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, जिसमें हमें क्या करना है? अभय सदैव, अभय सदैव में से जो एक सही आंसर है उसे टिक करना है। टिक भी नहीं करना, हमें ओएमआर में फिल करना है। और टोटल 80 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं और 40 छोड़ देने हैं। मतलब इतना आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान। 80 में से जो सबसे आसान 40 आपको लगे ना, वही आपको कर करके आने, बाकी 40 छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद है सब्जेक्टिव वाला, जहां पर आपको कॉपी मिलेगी और उसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके 40 मार्क्स है। बहुत आसान है। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मन लगा करके पढ़ाई करी है ना, आराम से कह रहा हूं, आराम से आप 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 75 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं अगर आपने मेहनत करी है तो। अगर अभी आखिरी के 2 महीने में भी आकर के आपकी आंखें खुली है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, अगर उसने भी वो 2 महीने भी ईमानदारी से पढ़ाई करी है ना बच्चों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 75 प्लस आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल। आप अभी देखिएगा मॉडल पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा जो कि ऐसा लगे कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी कहीं नहीं है, कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं है, बिल्कुल आसान सिंपल सा पेपर बिहार बोर्ड की सरकार आपको दे रही है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला, परीक्षार्थी उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। अब देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते पर इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर कंफ्यूजन सा लगे ना कि भाई हिंदी वाला शब्द ही नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश वाला पढ़ लेना। ऐसा हम बैन नहीं कर देंगे तुम लोगों को, और तू तो हिंदी मीडियम का, तूने इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ा? ना पापा ना, बिल्कुल पढ़ो, फुल आजादी है, पूरी की पूरी हमें आजादी है। तो अब देखो इन्होंने बोला उत्तर पत्रक। उत्तर पत्रक का मतलब क्या है? जो ओएमआर आपको मिलेगी, जो ओएमआर आपको मिलेगी उस पे लिखना क्या है सर? उस पे जो प्रश्न पुस्तक का क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उस क्वेश्चन पेपर के यहां पे या इधर एक साइड में क्या होगा? 10 क्रमांक, 10 अंकों का एक नंबर लिखा हुआ होगा। वो 10 अंकों के नंबर आपको कहां लिखने? ओएमआर में लिख देना। ओएमआर में आएगा कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो वहां पर आपको वो 10 नंबर, 10 अंक लिख देने। ये देखो यहां पर एक सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ, सब्जेक्ट कोड नहीं लिखना है, 10 अंकों वाला बोला, इसीलिए बोला 10 अंकों का। तो देख लेना, पहले गिन लेना 10 अंक कौन से। फिर दूसरा देखते हैं। सेकंड, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ओह ग्रेट ग्रेट, बोल रहा है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। तो मैं बिहार बोर्ड से निवेदन करूंगा कि ये अपने शब्द हटा दो। ये अपने शब्दों में जिस दिन बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया ना, उस दिन बवंडर हो जाएगा। ये अपने शब्दों में पता नहीं क्या क्या लिख करके आ जाएंगे, परंतु फिर भी अपने शब्दों का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपनी भाषा में आराम से, आसानी से, ये आप लोड ना ले कि बिल्कुल किताब के छाप करके आने के, नहीं, आप अपने शब्दों में। इसीलिए कहता हूं कि सामाजिक विज्ञान कभी भी रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय। अगर आपने समझा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी गर्दन ऊपर ही नहीं उठेगी, आप लिखते जाओगे, बेहतरीन करते जाओगे।
और अगर आपने सिर्फ रट्टा ही है और एक शब्द भी भूल गए तो फिर आप पूरे हॉल को देख लोगे, वहां पर घड़ी लगी हुई थी, वहां पर उस महापुरुष की फोटो लगी हुई थी, वो पड़ोस में मेरे पास बैठा था, वो उस स्कूल से एग्जाम देने आया था, ठीक है ना। फिर आपको पूरे हॉल का ही ब्यूरो पता चल जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 देखते हैं। दाहिनी और हास्य पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। दाहिनी और मतलब जो राइट हैंड साइड है भैया, ये पूरा अगर है, ये जो राइट हैंड साइड है, इस साइड में आपको जो मार्क्स लिखे हुए होंगे वो बता रहा है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, तो आपको स्पेशली 15 मिनट का स्पेशल टाइम दिया जाएगा प्रश्नों को पढ़ने के लिए, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं पेपर। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड ए एवं खंड ब, तो ये 2 सेक्शन में डिवाइड करके दिया है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, और जो सेक्शन बी या खंड ब है वो किसका है, सब्जेक्टिव, जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको लिखना होगा कॉपी में, उनके हैं। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब क्या है कि 40 ही आपको करने, 80 के 80 मत कर करके आ जाना। उन पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 80 तक नंबरिंग होगी। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, OMR क्या होता है, ये आपके पास शीट सी आएगी, उसमें लिखा हुआ होगा क्वेश्चन 1, फिर उसके आगे 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। जैसे मान लो उसका सी सही है पहले वाले का, तो फिर यहां पे सी पे लगा दिया। अब मान लो सेकंड और थर्ड आपको नहीं आता, आप डायरेक्ट फोर्थ करना चाहते हो, तो मेरी बात सुनना, ये सेकंड में जो गोले बने हुए हैं ना बच्चों, इनको छोड़ देना, इनमें कहीं मत फर्क करके आ जाना, फोर्थ वाले में ही भरना। फोर्थ वाले का डी सही है तो फोर्थ वाले के डी में ही भरना, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे कर करके आ जाते हैं। ये OMR बहुत आराम से सावधानी पूर्वक भरनी है आप लोगों को। तो 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्न ही करने हैं, और जो प्रश्न करो ना, यहां पर संख्या देख लीजिएगा, मैं कौन सा प्रश्न कर रहा हूं, मैं 6th कर रहा हूं, 6th के आगे का ही आंसर लगाइएगा, ये तो गलत मान लिया जाएगा। तो 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देती है तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से भरे। व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR पत्रक पर प्रयोग नहीं करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। अब इन्होंने क्या बोला है, जैसे मान लो कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा बोलो मुझे तो बहुत आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है, उसने क्या करा, 60 क्वेश्चन कर करके आ गया 60 क्वेश्चन करके आ गया। अब उसमें आपको क्या है, जो टॉप के 40 जो उसने करे ना, जो स्टार्टिंग के 40 है वही काउंट होंगे। तो इसलिए ज्यादा होशियारी भी मत दिखाइएगा, 40 ही करने हैं। जिन 40 में आप पूरे श्योर 100% रहो कि नहीं भाई ये तो 100% आते हैं, तो वो 40 ही करिएगा। ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाइएगा कि मैं 50 करके आ जाऊं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नहीं, 40 ही करना। जिन 40 में आपको पूरा विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो कि भाई ये सही है, वो 40 कर करके आ जाना। उसके बाद इन्होंने बोला है आपको AMR भरने के लिए नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। नीला या काला बॉल पेन, स्पेशली नीला या काला बॉल पेन आप 2-2 लेकर के जाइएगा, एक्स्ट्रा ले जाइएगा, खराब हो जाए, बीच में अटक जाए, तो नीले या काले बॉल पेन का। व्हाइटनर हो गया, किसी प्रकार का तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून, ये आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं उसमें OMR में, नहीं तो आपकी जो परीक्षा है वो अमान्य घोषित कर दी जाएगी। खंड ब में सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अब देखो 5 विषयों के, भाई सर आपने तो 4 ही पढ़ा है, आपने तो सर 4 ही पढ़ा है, इतिहास आपने पढ़ा है, अर्थशास्त्र आपने पढ़ा है, राजनीति विज्ञान आपने पढ़ा है, और भूगोल आपने पढ़ा है, फिर 5वां कौन सा है? तो भैया जो बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, 5वां कौन सा है? आपदा प्रबंधन वाला। 5वां कौन सा है? आपदा प्रबंधन का है। उसके भी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 के आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। ये खंड ब की बता रहा है, खंड ब में जहां पे सब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको एक कॉपी मिलेगी, उसमें आपको आंसर लिखना है। अब सबसे पहले इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 6, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। आपको इतिहास के, हिस्ट्री के 6 लघु उत्तरीय, जो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, 6 प्रश्न आएंगे, उनमें से 3 करने हैं, सिर्फ 3 करने। जिन 3 पे आपको पूरा विश्वास हो वही 3 करिएगा। फिर राजनीति विज्ञान में कुल 4 आएंगे। हिस्ट्री में कितने आए थे? 6 आए थे। या राजनीति विज्ञान में कितने आएंगे? 4 आएंगे। कहां से कहा? प्रश्न संख्या 9 से 12, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 करने हैं। तो हिस्ट्री के हमने कितने कर लिए? 3 कर लिए। पॉलिटी के कितने कर दिए? 2 कर दिए, 5।
फिर अर्थशास्त्र में भी 4 आएंगे, संख्या 18, 15 से 18, इनमें से भी आपको 2 करने, तो 2 हमने किसके कर दिए, इको के कर दिए। भूगोल में 6 आएंगे, मतलब हिस्ट्री और भूगोल के ज्यादा पूछ रहा है, हिस्ट्री के 6 और भूगोल के भी 6, 21 से 26, इनमें भी आपको कितने करने, 3 करने। जहां पर 6 है वहां 3 करने, जहां 4 है वहां 2 करने, मतलब 50-50% दे रहा भैया। तो जो पर ये वही करिएगा जो आपको बिल्कुल बेस्ट हो, आप बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके आए हो, वही आंसर लिखिएगा आप। आपदा प्रबंधन में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, संख्या 29 से 32 है, जिनमें से किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। तो 2 किसके देने हैं, आपदा प्रबंधन वाले के देने हैं। इनके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27 और 28। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल में प्रत्येक से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जितने लघु उत्तरीय आपने देख लिए, अब उसके अलावा 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बहुत बड़े बड़े हैं। कितने कितने मार्क्स के होंगे, 4-4 मार्क्स के होंगे। कौन कौन सी प्रश्न संख्या होगी, 7 और 8, 13, 14, 19, 20, 27, 28। ठीक है, 2 आपके हिस्ट्री के हो जाएंगे, 2 आपके पॉलिटी के हो जाएंगे, 2 अर्थशास्त्र के, 2 भूगोल के, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे हो जाएंगे। अब इन चारों में से आपको एक एक का जवाब देना है, एक पॉलिटी वाले का, एक हिस्ट्री वाले का, एक ज्योग्राफी वाले का और एक इकोनॉमिक्स वाले का, इन 4 का जवाब देना है। ठीक है, इसमें आपदा प्रबंधन का बड़ा सवाल नहीं पूछ रहा है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करें। ठीक है ना, ये विशेष करके गणित के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है कि आप कैलकुलेटर ले जाकर के बैठ जाए और वहां करना शुरू कर दें। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल ना करें, या मोबाइल ब्लूटूथ लगा करके आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, घर पे बैठ करके बोले किताब खोल ले, बताता जा मुझे, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की चीटिंग तो हमें करनी ही नहीं है। ओके, तो अब आते हैं, शुरू करते हैं हमारा खंड एस सेक्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इनका एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के करके 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स को आपके पक्के हो ही जाने चाहिए। तो चलिए कर देते हैं अब इस पेपर का श्री गणेश। और पहला क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, जानते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अब जो हिंद चीन में जो बस रहे हैं उन फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। देखो मैं ज्यादा डीपली चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। मॉडल पेपर बेसिकली इसीलिए होता है कि हमें कितना आता है, हम ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जो ओवरव्यू है, जो डायरेक्ट आंसर है, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और किस प्रकार से जब सब्जेक्टिव में आऊंगा किस प्रकार से आंसर लिखना है वो बात मैं आपको बता दूंगा। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रह रहे हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, कोलोन कहा जा रहा है। तो पहला हमारा सही है। फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके पास देखिए इंग्लिश में भी आ रहे हैं, तो अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 19 मार्च 1919 को भारत में आया रोलेट एक्ट। और ये किसके नाम पर है, सिडनी रोलेट जो है वो उन्होंने इस कानून को बनाया, तो उनके नाम पर है, और 1919 में ये आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, महात्मा गांधी नहीं 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 नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, पंडित नेहरू भी नहीं। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ही नाइट की उपाधि मिली हुई थी, और इन्होंने ही उस उपाधि को त्याग दिया था क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण में पूछ रहा है तो सीधा आंख बंद करके आपका आंसर बिस्मार्क होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में ओटो वन बिस्मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इसीलिए सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सरदार पटेल साहब का भी क्या है, भारत के एकीकरण में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने भारत के रजवाड़ों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर 5th क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से में हुआ। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो बहुत बहुत सच में ही बहुत गलत बात है। यह हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और यह इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था, एक तो जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो जो युवा क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और दूसरा क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई।
पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और कौन सा दिन चुना गया पूर्ण स्वराज के लिए? कौन सा दिन चुना गया? 26 जनवरी 1930 का, कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज मनाएंगे। और ये 26 जनवरी इसीलिए फिर संविधान लागू करने के लिए माना गया। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहां खोली गई? तो प्रथम मिल खोली गई कलकत्ता में। कब खोली गई थी? 1818 में प्रथम मिल कलकत्ता में खोली गई थी सूती वस्त्र की। अगला सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत ध्यान से बात सुनेगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन पूछा है यहाँ पे, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस तो 1885 में स्थापित हो चुकी है। और ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन कौन है? जो लोग काम करते हैं उन मजदूरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो उनके लिए कांग्रेस की एक संगठन है। और ये कब हुआ? 1920 में स्थापित होता है। किस दिन होता है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर एक बहुत विशेष दिन है। क्या हुआ है 31 अक्टूबर को? क्या हुआ? सरदार पटेल जी का जन्मदिन आता है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 1920 को। इसके अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय साहब। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध हो रहा था उस समय कौन थे? तो रिचर्ड निक्सन थे। इनका कार्यकाल 1969 से 74 तक का रहा है। और ये 37वें अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट कावूर को। ठीक है, डायरेक्ट आंसर से आपको पढ़े हुए हैं ये सब कुछ। मेजनी मैटरनिक स्टालिन तो नहीं है, काउंट कावूर ही होगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? देखो रक्त और लौह की नीति वैसे तो घियासुद्दीन बलबन के लिए याद करी जाती है कि रक्त और लौह की नीति के लिए, पर यहाँ पे पूछा है तो किसका नाम ले रहा? मुसोलिनी ना 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 ना, क्यूटर इमैनुअल ना 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 ना, गेरिबाल्डी ना 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 ना। तो सही आंसर किसका है? बिस्मार्क। बिस्मार्क साहब ने ही रक्त और लौह की नीति का इस्तेमाल करा है। क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? देखो अब नई आर्थिक नीति, ये सिर्फ नई आर्थिक नीति के बारे में पूछ रहा, भारतीय नई आर्थिक नीति के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर भारत वाली में पूछता तो 1991 में आ जाता। 1991 में कौन सी लागू हुई थी भैया? LPG वाली लागू हुई थी। तो ये यहाँ पे भारत की नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ नई आर्थिक नीति पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 1921। कहां की बात कर रहा है? ये रशिया की बात कर रहा है, जब बोल्शेविक क्रांति खत्म होने के बाद इन्होंने अपनाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो देखो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन? क्या नाम है? हंटर कमीशन? ना 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 ना। सार्जेंट कमीशन? ना 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 ना। ली कमीशन? नो 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 नो। सही आंसर कौन सा है? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? भारत कब आया? 1928। और इसके लिए क्या नारे लगते हैं? गो बैक साइमन, गो बैक। ठीक है, साइमन के लिए गो बैक के नारे भी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किसका किया? यंग इंडिया समाचार पत्र का महात्मा गांधी ने किया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ बंगाली और बिहारी का नहीं, यंग इंडिया। बापू इंडिया से प्यार करते हैं, राज्यों से नहीं। उनके लिए सभी राज्य क्या है? समान है। ठीक है ना, जय हो बापू की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई करी? तो गुटेनबर्ग साहब ने सबसे पहले कौन सी किताब छापी? तो जो उन्होंने छापी वो बाइबल छापी। बाइबल क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? कि सवाल पूछ रहा है कि अशोक का अभिलेख, जो अभिलेख इंस्क्रिप्शन जो उसने लिखवा रखे हैं वो इंस्क्रिप्शन कौन सी लिपि में है? तो सही आंसर है ब्राह्मी लिपि में है। फारसी में भी नहीं होगा, रोमन में भी नहीं होगा, और इनमें से कोई तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? देखो अगर ये बात ये पूछ लेता कि बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 में माना जाता, पर ये पूछ रहा वापस कब लिया गया, तो 1911 में वापस ले लिया गया था बंगाल विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 18, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो जो रूस में दासत्व खत्म कर दिया गया था वो 1861 में खत्म कर दिया गया था। सर्फडॉम एबॉलिश्ड इन रशिया। तो चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय किया गया? 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि 1 मई को हम लोग क्या बनाते हैं? मजदूर दिवस, लेबर डे बनाते हैं। तो कौन से सम्मेलन में हुआ? प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन? देखो अब जिस भी बच्चे ने
थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा होगा ना, उसको चीजें क्लियर होगी। देखो आपने क्योटो सम्मेलन तो चलो नहीं पढ़ा होगा, क्योटो सम्मेलन एक्चुअल में कहां पर है? क्योटो सम्मेलन जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये आप लोग अभी नहीं पढ़ते हो, 12th में पढ़ाया जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आप लोगों ने पढ़ा है कि विश्व युद्ध के बाद की बात है, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, तो ये भी हमारा नहीं है। अब जो मामला है ना वो ए और बी में फंसा है कि ए में प्रथम में हुआ या द्वितीय में हुआ, तो हम प्रथम में नहीं हुआ, ये द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में क्या है, 1 मई को मजदूर दिवस घोषित कर दिया गया था और उसी समय से मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन की सरकार थी, हो ची मिन की सरकार कहां पर थी? उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 21, वॉर एंड पीस किताब किसने लिखी है? कौन सी किताब है? वॉर एंड पीस किसने लिखी है? वॉर एंड पीस बच्चों ये लिखी है लियो टोल्स्टॉय। किसने? लियो टोल्स्टॉय। तो आंसर बी हमारा सही होगा। फिर पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? विघटन मतलब टूटना, वो कब बिखरा? तो सोवियत संघ कब बिखरा? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बिखरा। कब बिखरा? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। अब आप बोलोगे शीत युद्ध समाप्त कब हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो बोले सर फिर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो बोले शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हो गया। तो बोले सर ईयर बताओ। अच्छा ईयर पूछ रहे हो क्या? तो ईयर है 1991 में, जब भारत में नई एलपीजी की पॉलिसी आई 1991 में, तभी ये हुआ है। इसी के आने के बाद फिर हमने भी पॉलिसी बदल ली। क्वेश्चन नंबर 23, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? देखो अजीमाबाद, और यहां पर भी बोल रहा है अजीम उस शान। क्या नाम है? अजीम उस शान। तो किसने दिया है? ध्यान रखिएगा, अजीम उस शान कौन है भैया? ये कौन है? ये ग्रैंड सन है। किसका? ग्रैंड सन का मतलब पोता है भैया, पोता है। किसका है? औरंगजेब का पोता है। औरंगजेब के पोते ने पटना का नाम क्या कर दिया? अजीमाबाद कर दिया। तो याद रखिएगा अजीमाबाद, अजीम उस शान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? अजात शत्रु। किसने? अजात शत्रु ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा करी जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा करी जाती है? तो सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसे इंग्लिश में CSO कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो देखो योजना आयोग का गठन हुआ कब हुआ? 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में हुआ। तो 1950 के ऑप्शन देख लो, 51, 1, 15। तो ये तो तीन तो वैसे ईयर के हिसाब से ही गलत हो गए। कैसे? ईयर के हिसाब से ही गलत हो गए। तो बचा ए वाला, 15 मार्च 1950 को हुआ योजना आयोग का गठन। परंतु फिर बाद में इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2015-16 में हटा दिया गया। और इसकी जगह कौन सा लेकर के आ गए मोदी जी? नीति आयोग लेकर के आ गए और योजना आयोग को हटा दिया। ओके, योजना आयोग को क्या कहा जाता है? PC कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किसका होता है? निजी व्यक्तियों का, मतलब प्राइवेट वालों का होगा। और जहां पे निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, आंख बंद करके लिख सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर बोला समाजवादी और साम्यवादी, जहां पे सरकार ज्यादा क्या करती हो? कंट्रोल करती हो। तो सही आंसर पूंजीवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो देखो गैस और बिजली जो उत्पादन है ये क्या है? ये तटीय क्षेत्र में माना जाएगा। ये तटीय क्षेत्र में ही माना जाता है, टर्शियरी सेक्टर में ही लिया जाएगा। फिर है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। टका। आप कभी बंगाल की साइड या उड़ीसा की साइड जाएंगे भी ना, तो वहां पे भी लोग क्या है? टका बोलते हैं। टका, टका। तो वो क्योंकि इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा, पड़ोस में देश है, तो इस हिसाब से भी। तो बांग्लादेश में कौन सी है? टका है। देखो रुपया तो भारत की तो है ही, तो फिर आप कंफ्यूज होना ही नहीं है, तो टका ही होगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का भी आपने भारत में नाम सुना है क्या? नहीं सुना सर हमने। तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तो कह नहीं सकते, तो फिर भी कैंसिल कर दो। ईरान भी नहीं। सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध है। फिर आते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति किस प्रकार का ऋण देगी? अल्पकालीन जो कम समय के लिए हो, दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए हो, मध्यकालीन जो ना तो कम समय के लिए ना ज्यादा समय के लिए, बीच का समय के लिए दे देती है, या इनमें से ये सभी? तो सभी। जहां पर मोस्ट ऑफ द मैंने ये चीज देखी इस मॉडल पेपर में, जहां पर ऑल ऑफ द अबव या इनमें सभी है, वहां पर डी आ ही रहा है।
तो एक बार जहां पर आपको ऐसा लगे कि इनमें सभी, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को और सोचिएगा, पढ़िएगा, उसको जानने की कोशिश करिएगा, लगभग चांसेस बन जाते हैं। और लोन देने वाला तीनों प्रकार के ही लोन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ होती है? तो जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1989 में प्रारंभ होती है। किस दिन होती है? 1 अप्रैल के दिन शुरुआत होती है। किस दिन होती है प्यारे बच्चों? 1 अप्रैल के दिन इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मनरेगा में एक वर्ष कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है? एक वर्ष में कितने दिन? 100 दिन। ये बच्चा तो ये सवाल तो ऐसा है जिसने अगर नहीं भी पढ़ा हो ना वो भी जवाब दे दे। 100 दिन की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 582 नहीं, बहुत ज्यादा है। 24 हमारे कम पड़ जाएंगे, 38 भी थोड़ा ज्यादा है। सही आंसर है 35। ठीक है, सही आंसर है कितने राज्य आयोग है? 35 राज्य आयोग स्थापित कर रहे हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन करा गया? पीसी महालनोबिस बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, तो इनकी में कौन सा करा गया? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति का करा गया। और जो प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं रही वो उसमें भी इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। पीसी महालनोबिस की एक इंपोर्टेंट योगदान है इनका भारत के लिए अर्थशास्त्र की फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, उपभोग व्यय और बचत का क्या योग कहलाता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है कंजप्शन प्लस सेविंग या इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। क्या होगा ये? कंजप्शन उपभोग और जो कर रहे हैं वो क्या होता है? वाय होता है। और वाय क्या होती है भैया? आय, इनकम। ये बात देखो मैंने सबको बताई थी पर बिहार बोर्ड वालों के अब काम आ जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? आय कहलाएगा। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? उत्पादन, व्यय, आय या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी सही आंसर होगा। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। आप उत्पादन करोगे, उत्पादन करने के बाद क्या होगा? आपके पास इनकम आएगी, आप लोगों को बांटोगे, आय करोगे, और फिर वही आय को हम वापस क्या कर देंगे? खर्चा कर देंगे। एक्सपेंडिचर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उत्पादन, आय, व्यय। और एक तो बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों मेथड है, तरीके हैं राष्ट्रीय आय को निकालने के, कि उत्पादन विधि से भी निकाला जा सकता है, आय विधि से भी, और व्यय विधि से भी वो क्या है? राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो सर्वप्रथम जो लगाया गया था वो 1967-68 के दौर में लगाया गया था राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। देखो अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, अनिवार्य सदस्यता कंपलसरी है, जुड़ो आप उसमें। जनतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, भाई डेमोक्रेसी है उसमें। और उसके अलावा नैतिक तथा सामाजिक तत्व, नैतिक और सामाजिक तत्व, और ऐच्छिक सदस्यता। देखो यहाँ पे सदस्यता दो दे रखी है, एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक। तो अब अनिवार्य किसी को लाना अच्छी बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, इसने पूछा नहीं है, तो नहीं है तो अनिवार्य सदस्यता है। बाकी ये तीनों फैक्टर उसमें रहेंगे। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? गैर आर्थिक का मतलब ये है कि हम वो काम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस उसके लिए है, ऊर्जा उसके लिए, संचार उसके लिए, स्वास्थ्य में जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो फाइनेंस, वो हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के बेहतरीन उज्जवल स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं और उनका बेहतरीन भविष्य हो उसलिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अब हमारे 50% क्वेश्चन तो हो चुके हैं, आपको 50% ही करने थे, पर अपन में बाकी के वो है वो भी करवा देता हूं। तो जो आपको आसान लगते हैं, जैसे अब ये देखिएगा आपकी अगर ऊपर वाले जो 40 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको विश्वास है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 80 में से मैं कह रहा हूं 60 क्वेश्चन तो आपको, 50 से 60 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट आपको लगेगा अरे यार ये पूछा है, बहुत बढ़िया। पर इन 50-60 में से भी आपको तो करने 40 है, आपको तो 40 करना, आप 40 में से 40 लेकर के आ सकते हैं वस्तुनिष्ठ वालों में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है यहाँ पे टीचर के पास मार्क्स काटने का मौका नहीं होता। वहां पे तो आपने कितना लिखा है, टीचर सोचे यार और लिखता, राइटिंग ना समझ में आए, आपका लिखने का तरीका अच्छा ना लगे, वहां मार्क्स काट सकता है। पर यहां तो नहीं, यहां तो आपने लिख दिया कि भैया आंसर बी सही है, 100% सही है, तो वो सही कहलाएगा, उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता।
तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास 95 99 मार्क्स लाने का, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आ जाओ। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। देखो संविधान का 73वां और 74वां ये दो संविधान संशोधन हुए हैं। अब 73वां तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज से, 73वां किससे है, पंचायती राज से, और 74वां किससे है, नगरीय शासन व्यवस्था से है, नगरीय शासन व्यवस्था से है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? वार्ड क्या होते हैं भैया, जो शहर है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। तो कितने वार्ड अधिकतम हो सकते हैं? तो अधिकतम जो वार्ड है वो 75 है, जिनकी आबादी मतलब शायद लाख में है कि लाख से जितने ऊपर है उनमें 75 वार्ड अधिक से अधिक बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखो अब चिपको आंदोलन किस चीज से संबंधित है? मेधा पाटकर, चीज तो क्या है, पर्यावरण से संबंधित है, पर यहाँ पे एक नेता का नाम पूछा है जो पर्यावरणविद है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, उसका। मेधा पाटकर, लाला लाजपत राय, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी से। देखो मेधा पाटकर का जो नाम जुड़ा रहता है ना वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। लाला लाजपत राय साहब का यहाँ पर भी कोई काम है नहीं। अमृता देवी भी बहुत फेमस पर्यावरणविद रही हुई है, वो राजस्थान की है और इनके ऊपर क्या है, अवार्ड भी चलता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सुंदरलाल बहुगुणा साहब से है, और सुंदरलाल बहुगुणा भी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे और कुछ समय पहले ही, पिछले वर्ष में ही उनका देहांत हुआ है और काफी जाने मानी हस्ती इसमें रहे। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, साम्यवाद की स्थापना हेतु? तो साफ सा सीधा सा आंसर है लोकतंत्र की स्थापना हेतु। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, राजतंत्र के लिए हो नहीं सकता, कुलीन तंत्र साम्यवाद के लिए नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने करी? मुलायम सिंह। तो मुलायम सिंह तो अभी भी आप देख सकते हैं सपा के हैं, तो बसपा में कैसे आ सकते हैं भैया, ठीक है। ऐसे डांगे ये आपको उनमें देखने को मिलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, बाकियों में ज्योति बसु नहीं, सही आंसर है मान्यवर काशीराम साहब। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1984 में हुई। 14 अप्रैल को एक बहुत विशेष दिन आता है, जैसे 31 अक्टूबर का बताया ना, तो 14 अप्रैल को भी एक विशेष दिन आता है। वो क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का बर्थडे है, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। देखो हमेशा सबसे डेट्स को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं लिंक कर लो, कहीं ना कहीं लिंक कर लो। अब जैसे वो 31 अक्टूबर मैंने बताया, तो 31 अक्टूबर याद रखो ना, क्यों? अरे यार सरदार पटेल साहब का बर्थडे आता है, 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर साहब का बर्थडे आता है, 2 अक्टूबर बापू का बर्थडे आता है। तो ऐसे क्या है, या कोई डेट आपके दिमाग में आ रही है और आपको लगता है यार इसमें इस दिन मेरे मौसी का बर्थडे है, मेरे अंकल का बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, या उस दिन वो भगवान को प्यारे हो गए थे वो वाला इंसान, मेरे जान पहचान वाला। तो कैसे भी मतलब अपनी रेगुलर लाइफ में उन डेट्स को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करो। जो ईयर है वो तो आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ता है। दल बदल कानून लागू होता है राष्ट्रपति पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता भैया। राष्ट्रपति साहब तो देख लेना, राष्ट्रपति साहब को तो कभी नाराज मत कर देना, बहुत बुरी स्थिति कर देंगे, ठीक है ना। वैसे कम पावर होती है। उपराष्ट्रपति पर नहीं, उपराष्ट्रपति साहब की बहुत बढ़िया जिंदगानी है, तो इनको दुखी मत करो। सबसे इसमें सांसद और विधायकों पर ही होगा। सांसद और विधायक ही दल बदल करते हैं। इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी दल बदल नहीं करेगा, वो जहां पे रहे वहां पे खुश रहेगा वो। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? देखिए झारखंड बिहार से पृथक हो गया, अलग हो गया, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था मैप वाली ट्रिक में, भाई तेरी जुदाई ले आई ओसाई, तो भाई से बिहार, जैसे जुदाई से झारखंड। तो कब हुआ? 2000 में होता है, तो 15 नवंबर 2000 को होता है। 1 2 2 वाले नहीं है, 2000 वाले ही है। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो अब आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए संघीय प्रणाली क्या होती है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्तर हो और दोनों के बीच में क्या हो, बराबर की सत्ता का विकेंद्रीकरण करा गया हो, पावर को डिवाइड करा गया हो, सत्ता को विभाजित करा गया हो। लिखित संविधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक हरि शासन व्यवस्था, एक हरि शासन व्यवस्था मतलब एक स्तर पे। अब देखो, अब आप एक हरि शासन व्यवस्था से चौक में जाना, ये एकात्मक बताना चाहता है, एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बोल रहा है ये। तो एक हरि शासन व्यवस्था, तो फिर ये तो अपोजिट में आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तो जो गलत है नहीं तो पूछा, जो गलत है वही तो मान लिया सही है। शक्तियों का विभाजन तो बहुत जरूरी है संघीय प्रणाली में। और सर्वोच्च न्यायपालिका सर्वोच्च भी होती है और आजाद होती है, आजाद और एकीकृत भी होती है कि वो जुड़ी हुई रहती है। अगर आपका कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं।
लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की, देखो यही मात खा जाता है बस। एमसीक्यू की सबसे बड़ी बुराई यह है कि बच्चा बहुत जल्दबाजी में रहता है और इसी चीज में मात खा जाता है। ध्यान से पढ़ो, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? चुने हुए की पूछ रहा है भाई, टोटल कितने? 545, पर चुने हुए तो 543 ही है ना। दो तो राष्ट्रपति साहब निर्वाचित करते हैं, निर्वाचित नहीं अपॉइंट करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं ना, मनोनीत करते हैं कि भाई दो तो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेंगे। और निर्वाचित या चुने हुए कितने हैं? 543। तो सही आंसर होगा 543। कुछ बच्चे बस यहां लोकसभा में सदस्य देखते ही सीधा टिक कर देंगे 545, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में मतलब पहले, पूर्व में बांग्लादेश को क्या जाना जाता था? पूर्व है तो पूर्व से पूर्वी, और पहले किस नाम से जाना जाता था? पाकिस्तान के नाम से। तो सही आंसर क्या होगा? पूर्वी पाकिस्तान। आप क्वेश्चन में से भी आंसर निकाल ही लिया आखिरकार हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 51 वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई है? 1958 में। सही आंसर है इसका 1958 में। इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य ने भी, चाणक्य किसके हैं? किसके हैं चाणक्य? बताइएगा। फायान, सेल्यूकस? नहीं 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 भैया, मेगास्थनीज जिसके क्या है? इंडिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? गर्व से कहिए मेरा भारत महान है। कौन सा? मेरा भारत महान है। क्वेश्चन नंबर 54 आंग सान सू की किस देश की है? ये की पूरा नाम है बच्चों। आंग सान सू की क्या है? आंग सान सू की कौन से देश की है? ये म्यांमार की है, जिसे पहले बुर्मा के नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से, सॉरी बुर्मा क्या, ठीक है ना, कहीं बम मत लिख करके आने जाना ना, कि म्यांमार को पहले बम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बुर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा और इंग्लिश में बोलते हैं तो बुर्मा, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखा करो जीवन में। आंग सान सू की, आंग सान सू की को क्या है? ओके, और आंग सान सू की को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और कहां की है आंग सान सू की? म्यांमार की है। आंग सान सू की कहां की है? म्यांमार की है। फिर है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ना। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद मतलब मेरा एरिया महान, मैं राजस्थानी, मैं बिहारी, मैं पंजाबी, हम दक्षिण के, हम तमिल, जो एरिया वाइज जो गुट बने हुए हैं, ये जो है इसका कुपरिणाम पूछा है। देखो अपने क्षेत्र से लगाओ, अपने क्षेत्र से लगाओ होना अच्छी बात है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। राष्ट्रहित में और राष्ट्रीय एकता में होता तो कु कैसे होता? कु मतलब बेकार परिणाम, तो बेकार परिणाम के लिए क्या है? अलगाववाद, कि अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं और बाकी सबको अलग, कि हमारा अलग और हम क्या है? बेस्ट हैं। तो वही क्या है? बस वही गलती हो जाती है। ये हम लोग खुद को बेस्ट मानते 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 इतना नीचे गिर चुके हैं, बहुत स्थिति है। कभी जाति के आधार पर खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर। अरे रह लो ना यार। एक जिंदगी मिले तो मुझे समझ में नहीं आता क्या लोगों को इतना विभाजन में मजा आता है। एक जिंदगी मिले, जियो जीवन को जितना जी सकते हो। चलो भैया, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो दूधवा वैसे तो राजस्थान में भी एक जगह है जहाँ पे मेरी मौसी रहती है, पर ये दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश। तो दूधवा कहाँ पर है? राजस्थान वाला मत लिखना, उत्तर प्रदेश वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई है बच्चों? सितंबर 1987 में। कब अपनाई गई है? सितंबर 1987 में। विश्व में सर्वाधिक वन वाला देश कौन सा? सबसे ज्यादा वन कहां पर है? रूस में। जगह भी तो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है ना, तो फिर इसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? रूस में। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? नगण्य का मतलब है बिल्कुल जीरो के बराबर ही हो, ना कुछ भी ना हो। तो ह्यूमस कौन सी मात्रा में? जलोढ़ मृदा में तो बहुत होगा, काली में भी होगा, पर्वतीय में भी होगा। तो सही आंसर है हमारा लेटराइट मृदा में हमें ह्यूमस देखने को नहीं मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? खनिज तेल पूछ रहा है, मिनरल ऑयल की ये बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिनरल ऑयल की ये बात कर रहा है। और कहां पर मिलेगा? ये मंगला में मिलेगा। मंगला कहां पर है? राजस्थान का ही है मंगला बच्चों, मंगला राजस्थान का ही है। इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल क्या होती है जो पूरे क्षेत्र में करी जाती हो? प्लांटेशन क्रॉप जिसे कहा जाता है। चाय है, रबड़ है, गन्ना है। तो फिर सही आंसर क्या है? इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है, ऑल ऑफ दी अबव ही है।
क्वेश्चन नंबर 62, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? लाइफ लाइन देखो क्या क्या नाम आ रहे हैं ट्रेनों के भी। लाइफ लाइन कब चलाई गई भैया? 1991 में चलाई गई। कब चलाई गई थी? 16 जुलाई 1991 को चलाई गई थी। इसमें हॉस्पिटल भी है, पूरे हॉस्पिटल के हिसाब से ही वो पूरा हॉस्पिटल ही चलता रहता है। तो जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? 1991 में चलाई गई। कांवर झील कहाँ है? देखो कांवर झील पूछ रहा है कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। पर इसने जगह पूछी है, एग्जैक्ट जगह पूछ रहा है तो बेगूसराय में है। बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट में है कांवर झील। तो अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 64 किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कहां पे, कौन से राज्य में पारित किया गया था? तो सही आंसर है इसका उड़ीसा में पहला पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन से बच्चों में कितना है अभी दम। इनमें से कौन सा अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज है। देखो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में मैंने डिफरेंस बता रखा है और दोनों में जो डिफरेंस अपन ने पढ़ा है, कहां पढ़ा है बच्चों? ये हम लोग पढ़ रहे हैं विनिर्माण उद्योग वाले में, ठीक है ना। तो जो विनिर्माण के वीडियोस अगर नहीं देखे तो वो देखो, और अभी चल भी रहा है वैसे वो चैप्टर। तो कार्बनिक और अकार्बनिक में बताया। तो अकार्बनिक खनिज कौन सा पूछ रहा है? देखो कार्बनिक वो होता है जिसमें कार्बन होगा, ठीक है, और अकार्बनिक जिसमें कि कार्बन नहीं होगा। तो देखो कोयले में कार्बन होता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पेट्रोल में भी होगा, प्राकृतिक गैस में भी होगा। सही आंसर हमारा होगा अभ्रक, या इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? मिक्का। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा सही आंसर क्या है? अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? देखो कौन से वन है? मैंग्रोव वन सर्वाधिक कौन से राज्य में पाए जाएंगे? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो मैंग्रोव वन हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा के पास में पाया जाएगा। और डेल्टा गुजरात, उड़ीसा, केरल की तरफ हमें दिख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा जो डेल्टा है वो बंगाल की तरफ है, पश्चिम बंगाल। और 42% जो मैंग्रोव है ना वो आपको बंगाल में ही देखने को मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बंगाली ही होगा। देखो भैया 80 क्वेश्चन आने हैं, 80 में से 40 करने हैं, और बिल्कुल जो सबसे आसान हो वो 40 आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पिट? देखो वैसे अपन ने 3 ही पढ़े हुए, पिट के बारे में नहीं पढ़ा। तो देखो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है ना वो तो है एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी जिसे हम लोग कहेंगे वो है एंथ्रासाइट। और ये किस बेसिस पर है? कार्बन किस में ज्यादा होगा, तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है। सबसे बेकार जो है ना, घटिया किस्म पूछा है, वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट सबसे घटिया किस्म का कोयला होगा तो उसे मत देखिएगा, और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है। तो बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री गणेश, भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुई? चाय 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 चाय। देखिए चाय की कृषि कहां से शुरू हुई? हमारा दिन चाय से शुरू होता है, हमारा दिन चाय पे खत्म होता है। तो पर कृषि कहां से शुरू हुई चाय की? तो आइए वो देखते हैं। सिक्किम, तमिलनाडु, केरल। देखो तमिलनाडु केरल तो देखते ही काट देने में कोई सेंसिबिलिटी नहीं, इतना सा तो हमारे में कॉमन सेंस है कि भैया जो चाय की खेती हुई है किधर हुई है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जो पहाड़ी इलाका है वहां पर हुई है। तमिलनाडु केरल की एक जगह आ सकती है। अगर यही क्वेश्चन में मैं ये लिख देता, कॉफी लिख देता यहां पर, तो मामला बन सकता था भैया। अगर कॉफी लिख देता ना तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आ जाते, पर कॉफी नहीं है, चाय है। तो फिर मामला बचा सिक्किम और असम में। तो पहले असम की बात होगी, तो असम ही सही आंसर है। असम में चाय की कृषि शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक मतलब जिसमें धातु है, अधात्विक जिसमें धातु नहीं, परमाणु वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसमें धातु होता है। सही आंसर है धात्विक वाला। 70 की तरफ बढ़ रहे हैं भैया, 70 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे विद्यार्थी अभी देख रहे हैं 70 में से 70 चल रहे होंगे उनके, ठीक है ना। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहां है? पहला परमाणु शक्ति संयंत्र, एटॉमिक एनर्जी प्लांट, पहला एटॉमिक एनर्जी प्लांट कहां है? तो आंखें बंद कर करके क्या है? लगा देना तारापुर। आंखें बंद कर करके लगा देना तारापुर, अटकने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 71, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, कहां कराया है कौन से? अरे अभी वो मॉडल पेपर कराए थे ना, लास्ट वाले 2 मॉडल पेपर, उनमें है। बोला हाँ सर उन्हीं में है। कोडरमा का कहां से संबंध है? अभ्रक से संबंधित है, अभ्रक से संबंधित है कोडरमा का। फिर क्वेश्चन नंबर 72, किस देश ने ओपेक की सदस्य त्याग दी है? देखो ओपेक की फुल फॉर्म सुन लो पहले तो। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये 5 कंट्री से मिलकर के बना है। ये पांचों
इस्लामिस्ट कंट्रीज है और जहां से कि क्या है पेट्रोल का उत्पादन होता है, एक्सपोर्ट करती है। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने त्याग दिए है, इसकी सदस्यता त्याग दी है? सऊदी अरब ने, ईरान ने, इराक ने या कतर ने? सही आंसर है इसका ईरान ने। ईरान ने 1 जनवरी 2019 को इसकी सदस्यता को छोड़ दिया है, इसकी सदस्यता को छोड़ दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का अग्रणी उत्पादक है, बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, अग्रणी उत्पादक है। आप देखो 2-3 चीजें पढ़ते हैं तो कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब भी इसने ये पूछा कि उत्पादक, अग्रणी उत्पादक कौन है, और फिर पूछ रहा है कि अगर एक निर्यातक है तो कौन है। देखो दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उत्पादक पूछा, उत्पादक जब भी आए तो मेरा भारत महान, क्या बोलोगे? मेरा भारत मान। उत्पादक की बात है तो भारत मान, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। पर अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं और इसको लिख दें कि इनमें से कौन जूट का अग्रणी निर्यातक है, देखो उत्पादन का मतलब ये होता है उत्पादन करने वाला, जिस देश में सबसे ज्यादा उग रहा हो, जिस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा हो, वो है उत्पादन। निर्यातक का मतलब है जो बाहर विदेशों में भेजा जा रहा हो। तो बोले सर कॉमन सेंस वाली बात है, तो अगर ज्यादा हम उगा रहे हैं तो ज्यादा भेजेंगे भी हम। ना बाबा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभार कॉमन सेंस भी फेल हो जाता है। अगर इतना ही कॉमन सेंस काम करता तो फिर हम किस लिए होते हैं, ठीक है ना। हमारा भी तो काम है ना जीवन में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, निर्यातक की अगर बात आ जाती तो सही आंसर इसका बांग्लादेश होता। बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट का निर्यातक है, सबसे ज्यादा का निर्यात करता है तो बांग्लादेश ही करता है। तो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। आश्वन बांध किस नदी से संबंधित है? आश्वन बांध, और ये नाम भारत का तो लग नहीं रहा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र तो काट दो। फिर किस पे है, अमेजोन या नील? सही आंसर है नील, नील पर आश्वन बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है जो प्रकृति की देन नहीं है? किसकी? इंसानों की देन है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, तो ये तो तीनों प्रकृति की देन है भाई। प्रकृति को भी किसने उकसाया? प्रकृति को भी किसने उकसाया कि जा हमारे लिए परेशानियां लेकर के आ, जा जा प्रकृति जा हमारे लिए परेशानियां लेकर के आ। तो वो लाएगी परेशानी, 100% लाएगी। हम बिल्कुल वहां है ना जहां समुद्र, वहां तक तो ऐसे मकान बना चुके हैं कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है। ना ना ना, हमें तो यही रहना है। हम तो ऐसे बिल्कुल कूड़ा तो ऐसे फेंकते हैं जैसे कि वो सुबह गाड़ी आती है ना, वैसे तो पानी में कूड़ा फेंकते हैं, कौन है खराब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा है, हम ही बुला रहे हैं वैसे तो, पर सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपको भी एग्जाम में आतंकी मचाना है बच्चों, पूरे में से पूरे ला करके। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो विनाशकारी भूकंप से 1920। अब इसमें तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ रहा हूं बहुत तेजी से मैं। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा? ऊंची भूमि, बाढ़ के मैदान, डेल्टा, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया बाढ़ के मैदान तो काट दो। हाँ, सुरक्षित पूछा उसने, जहां बाढ़ का पानी जा रहा है मैं वहीं जाकर के खड़ा हो जाऊं और बोलो हो सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। नहीं नहीं नहीं, बेवकूफी। डेल्टा, डेल्टा वो जगह होती है जहां पे नदियां को माउथ खुलता है और वो गिरती है, तो वो जगह कैसे सुरक्षित हो सकती है? इनमें से कोई नहीं, ऐसा मामला है नहीं। तो सही आंसर है ऊंची भूमि पर जाकर के खड़े हो जाओगे तो बचने के चांसेस होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भूस्खलन से क्या अभिप्राय है आपका, या लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं। मलबों का खिसकना, सही बात है, बिल्कुल सही है। चट्टानों का गिरना, यह भी बिल्कुल सही बात है। चट्टानों का खिसकना, तो ये भी सही बात है। तो फिर आंसर क्या है? अरे आंसर डी है, इनमें से सभी सही, सभी सही, ठीक है ना, सभी काम है भाई। मतलब सीधा सही है कि पहाड़ों से मलबों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ऐसा है तो ये सब कुछ क्या है? भूस्खलन में ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब है अचानक, प्रबंधन मैनेजमेंट। अचानक कोई मामला हो जाए तो मैनेजमेंट कैसे करना होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन किसकी है? स्थानीय प्रशासन की होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को भी ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वहां के स्थानीय लोग हैं, वहां को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। और तो फिर सभी को लेनी चाहिए, तो इनमें से सभी, जहां पर ऑल ऑफ दी अबाउ, इनमें से सभी आ गए ना, तो थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देना कि ज्यादातर चांसेस है कि यही आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा।
लास्ट क्वेश्चन, रुक जाओ भैया, लास्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है हमारा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहां पे भूकंप आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, भवनों की आकृति कैसी बनाओ? अंडाकार बनाओ, त्रिभुजाकार बनाओ, चौकोर बनाओ या आयताकार बनाओ? तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा चौकोर। और अब हमारा लगा दिया है हमने चौका, और यहाँ पे 80 के 80 क्वेश्चन खत्म। चौकोर हमें क्या है, भवनों की आकृति बनानी चाहिए। चलो तो अब बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब में जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले है इतिहास का। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, जिनके उत्तर लघु होंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे होंगे। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, किन्हीं 3 के ही दो, तो फिर 3 क्या करें, कुछ कूड़े में फेंक दें? ना, हम तो पूरे के पूरे 6 कराएंगे आपको। डोंट वरी, बी हैप्पी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, पूरे में से पूरे हमारे। जाओ जियो अपनी जिंदगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2 मार्क्स का है। अब वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? देखो सीधी सी बात है, मैं पहले से कहता हुआ आया हूं कि पढ़ते सब पढ़ते हैं बच्चों। मार्क्स उसी को मिलेंगे जो अच्छे से लिख कर आएगा। ये जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, आपकी किताब में मिल जाएगा बिहार बोर्ड वालों। पर लिखना कैसे है ये मैं बताऊंगा, और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिख लोगे तो नैया पार ही पार है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य, देखो इसने सबसे पहले तो सवाल को समझो, उसने पूछा क्या? उद्देश्य पूछे। तो मेन पॉइंट तो हमारा फोकस उद्देश्य पर ही होना चाहिए कि उद्देश्य हम लोग बताते। परंतु फिर भी मैंने हमेशा कहा ना, सामाजिक के टीचर है ना, सामाजिक के टीचर वांट्स मोर, उनको ज्यादा चाहिए। अरे यार 2 लाइन में कैसा लिखा? हाँ, वो क्या, वो ऐसा सोचते हैं, अरे मैं तो स्कूल में 2-2 पेज लिखवा करके आया हूं, हाँ, और ये दूसरी स्कूल वाले बच्चे 2 लाइन लिख रहे। ना बाबू जी, ना, ऐसा मजा नहीं चलेगा। हमें तो बड़ा चाहिए, ज्यादा तो ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, ये तो वैसे दिमाग खराब हो जाएगा उसका। फिर लिखना क्या है? तो सबसे पहले तो अपन ये लिखो, आप ऐसे पॉइंट बनाओ। समय कब हुई वियना संधि? 1815 में। 1815 में वियना संधि हुई, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दो। फिर लिखो स्थान, कहां पर हुई? ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हुई। क्या हुई? ऑस्ट्रिया के शहर वियना में। अब मुख्य बात लिखो। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? उद्देश्य, ऐसे डॉट बना करके कि नेपोलियन की द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं को खत्म करना और रूढ़िवादी व्यवस्थाएं क्या है, लागू करना, और फ्रांस को कमजोर बनाना। 3 उद्देश्य लिख दो एक साथ भाई। पहला लिखो उद्देश्य में, पहला पॉइंट नेपोलियन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं को खत्म करना। दूसरा पॉइंट यूरोप में क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को लागू करना। रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में क्या है, प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना, चर्च की व्यवस्थाएं लागू करना, तीनों स्टेट में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो। और तीसरी, फ्रांस को कमजोर करना। क्या करना? फ्रांस को कमजोर। और टीचर पढ़ते ही खुश। और अगर मान लो आपके मन में जच रहा है कि नहीं यार सर ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 काट देना, मत लिखना, पर ये तो लिख देना। ये तो आपको लिखना है। 3 उद्देश्य आप लिख दीजिएगा, और नहीं तो आप इसे एक साथ और भी कर सकते हैं। समय एवं स्थान लिख करके एक ही लाइन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात बोलिए। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है। किसका? शीत युद्ध का। देखो अब सबसे पहले बात आती है शीत युद्ध। फिर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आप यही लिखोगे समय। शीत युद्ध का समय कब से कब तक का है? 1945 से 1991। 1945 से 1991। फिर दूसरा आप ये लिखोगे, जो 2 दल थे, जो 2 गुट थे, गुट या दल आप लिख सकते हैं। 2 गुट गुट कौन से थे? एक तरफ सोवियत संघ है, और दूसरी तरफ कौन है भैया? अमेरिका है। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर इसी के नीचे आप चलते जाना, इधर लिखना, ये कौन है? सोवियत संघ वाले समाजवाद एवं साम्यवादी है। ये कौन है? पूंजीवादी और लोकतंत्रवादी है। ठीक है। संयुक्त राज्य वाले समाजवादी और साम्यवादी है, ये पूंजीवादी लोकतंत्रवादी है। ठीक है। और विचारिक लड़ाई है इन लोगों की, ये बात है आपने यहां पे दल में गुट में। फिर अगले में लिखो शीत युद्ध से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय डालना है। हेडिंग अभिप्राय। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय, शीत युद्ध से यह अर्थ है कि दोनों गुट के बीच में कभी भी युद्ध जैसी स्थितियां बनी, परंतु कभी भी हिंसक युद्ध हुआ नहीं।
हिंसक युद्ध हुआ नहीं और दोनों के बीच में सिर्फ एक वैचारिक लड़ाई चलती रही और पूरी दुनिया में डर बना रहा कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। एक शब्द आप और लिख दोगे ना तो मुझे ही मुझे मतलब टीचर बोलेगा तूने कहां से पढ़ लिया ये, अरे तो बोल देना मैंने पढ़ा है। एक शब्द है अवरोध, उसकी अलग से हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा अवरोध। अवरोध होता क्या है? अवरोध क्या है? जैसे कि मान लो भैया दो बंदे, एक तरफ बॉडी बिल्डर है, एक तरफ वो भी बॉडी बिल्डर, ठीक है। जैसे वो नहीं होता WWE में किसमें फाइटिंग होती है डिशुम डिशुम वाली, ठीक है। तो एक तरफ वो जॉन सीना हो और एक तरफ ग्रेट खली हो, ओके, दोनों बहुत खतरनाक खिलाड़ी। खली को भी पता है यार ज्यादा तेज मार दी तो ये मार देगा, और जॉन सीना को भी पता है मैंने इसको मार दिया तो ये मुझे मार देगा। तो मामला क्या है? दोनों के मन में एक डर है, और यार मैंने ज्यादा मारा तो वो मुझे मार देगा, उसको है कि मैंने ज्यादा मारा तो वो मुझे मार देगा। यही अवरोध दोनों के मन में क्या है? सोवियत संघ के मन में यह था कि अगर हमने संयुक्त राज्य अमेरिका को ज्यादा छेड़ा, बार बार में अटैक करे, तो वो हमें भी खत्म कर सकता है। और अमेरिका वालों के मन में यह है कि अगर हमने सोवियत संघ को बार बार में छेड़ा तो वो हमें खत्म कर देगा। तो इसे क्या कहते हैं? अवरोध। जब दोनों में एक दूसरे के खत्म करने की क्षमता हो, यह सोच करके ही क्या है युद्ध ना हो, तो क्या होता है? वो अवरोध कहलाता है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समय, दल और ये तो आपको लिखने ही होंगे। और फिर एक ये भी लिख सकते हैं कि अंत कैसे हुआ शीत युद्ध का? तो सोवियत संघ के विघटन से। किससे? सोवियत संघ के विघटन से क्या हो गया? शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? अच्छा जी, अच्छा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ऊपर भी इसका एक क्वेश्चन पड़ा था, है ना, कि इंडियन स्टैट्यूटरी जो कमीशन है, भारतीय वैधानिक आयोग जो है, उसका दूसरा नाम क्या था? अच्छा, तो वही नाम था साइमन कमीशन। तो सबसे पहले तो ये लिखो, क्या लिखो कि समय, फिर से समय, साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत कब आया? 1928 में। कब आया? 1928 में भारत आया, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, और जो इसकी अध्यक्षता करी वो जॉन साइमन ने करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि विरोध क्यों हुआ? जो मुख्य क्वेश्चन पूछा, देखो मुख्य जो बात पूछी उसको मत भूल जाना, कहीं ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में मुख्य बात भूल जाओ ना बाबा ना, ऐसी बात नहीं है। विरोध जो हुआ है ना, देखो मैं ना ज्यादा जो बड़े क्वेश्चन है ना 4-4 मार्क्स वाले, उनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, उसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, पर 2-2 मार्क्स वालों में एग्जैक्ट कितना क्या लिखना है वो जरूर बताऊंगा अभी। तो विरोध में क्या लिखोगे? विरोध में इतना सा लिखोगे कि साइमन कमीशन में जितने भी जो सदस्य थे वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, ब्रिटिश संसद के थे, भारत का कोई भी नेता उसमें नहीं लिया गया। इसके कारण उसका साइमन कमीशन का क्या हुआ है? विरोध हुआ है। बात खत्म। फिर आते हैं उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? अच्छा, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? तो अब उपनिवेशवाद से आप क्या लिखोगे? आप ऐसे हेडिंग डालोगे, अभिप्राय की मतलब क्या है? अभिप्राय ऐसे हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आप बता दो। उपनिवेशवाद का सीधा सा मतलब यह है कि जब एक समृद्ध, एक शक्तिशाली देश अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी कमजोर देश पे क्या है, उसे अपने अधीन कर लेता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। वापस बोल दो एक बार, चलो वापस बोल देता हूं। जब एक समृद्ध, एक शक्तिशाली देश अपनी राजनीतिक, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गरीब, एक कमजोर देश को अपने अधीन कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, फिर उदाहरण जरूर देकर के आइएगा, उदाहरण देकर के आइएगा, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है ना। कोई डाउट ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कोई भी कर देगा यार। ओहो, ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ। न्यू डील क्या है? नई डील क्या है? नई डील न्यू डील क्या है? न्यू डील क्या है? कुछ तो है। क्या है बच्चों? चलो आप बताओ। नहीं बता आपको, मैं बता देता हूं। न्यू डील क्या है? देखो न्यू डील में फिर सबसे पहली वही बात है, न्यू डील है क्या? देखो न्यू डील में क्या है कि ये न्यू डील जब आर्थिक महामंदी का जब दौर आया ना, ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि 1929 वाला जो दौर रहा है, 1929 वाला जो दौर रहा है, वो बहुत बड़ा आर्थिक महामंदी का दौर रहा है। तो उस समय क्या है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, इन रूजवेल्ट ने क्या है, एक नई नीति लेकर के आए जिसका नाम था न्यू डील। आप ये लिखेंगे। ये नीति कब से कब तक रही? 1933 से 1939 के दौर में ये नीति लेकर कर आते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले यही लिखेंगे, न्यू डील का अर्थ क्या है। न्यू डील के अर्थ में यही है कि आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933-39 के बीच में एक
कार्यक्रम या एक घोषणा के रूप में शुरुआत करी जिसका नाम था न्यू डील, या योजना थी जिसका नाम न्यू डील था। न्यू डील में क्या, न्यू डील में इन्होंने 3R की बात करी। किसकी बात करी है? 3R की बात करी है। 3R कौन कौन से? पहला R है रिलीफ, पहला R है रिलीफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्मुक्ति। उन्मुक्ति मतलब क्या है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, अब हमें रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा R क्या है? रिकवरी। दूसरा R क्या है? रिकवरी, प्रतिफल, कि अब हमारी रिकवरी धीरे धीरे आर्थिक मंदी से क्या है? वापस होनी चाहिए। फिर तीसरा जो R है वो तीसरा R है रिफॉर्म। तीसरा R कौन सा है? रिफॉर्म, और हिंदी में जैसे हम लोग क्या कहेंगे? सुधार। ये 3R है और इनमें क्या करा गया? बैंकिंग व्यवस्था में काफी सुधार करे गए, काफी बदलाव लेकर के आया है रूजवेल्ट, और आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए न्यू डील थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। होवा होवा आंदोलन की विवेचना करें। कौन सा आंदोलन? होवा होवा आंदोलन। ये होवा होवा आंदोलन क्या है? इसमें देखो मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूं। 1933 के अराउंड का ये आंदोलन है, ठीक है। ये एक वियतनाम के बुद्धिस्ट जो है हुइन फू सा, वो लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और ये सुधारों का ही आंदोलन है जिसमें सुधार और उपनिवेशवाद के दौरान ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो बड़े क्वेश्चंस हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय है, मतलब लंबे लंबे आंसर आपको देने हैं। अब लंबे लंबे आंसरों में आप समझ जाते हो क्या है कि कॉपी भर के आनी है, पर पूरी कॉपी भी नहीं भरनी है। एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। 2 दिए हुए हैं, आपको 1 करना है। चलो पहले मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव था, और फिर क्वेश्चन 8 थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें। तो भैया हम तो बापू को ही चुनेंगे ना, हम तो बापू वाला ही क्वेश्चन करेंगे, पर फिर भी मैं आपको रूसी क्रांति में मार्क्सवाद वाली जो बात है वो समझा देता हूं। देखो रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव था। अब देखो डायरेक्ट मार्क्सवाद की बात आ रही है ना, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि हो ये प्रभाव थे। कुछ चीज आपको थोड़ा सा मार्क्स का इंट्रोडक्शन भी कराना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप लिखोगे कार्ल मार्क्स। ओके, आपको लिखना है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। उनकी मृत्यु कब होती है? 14 मार्च 1883 1883 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका जर्मनी में जन्म होता है। जो कार्ल मार्क्स है बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं। कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन जो है वो मजदूरों के लिए होता है। उन्होंने कह रखा है कि मजदूर अपनी बेड़ियां खुद तोड़े, मजदूरों के लिए जरूरी है कि वो अपने लिए उठे, आवाज उठाए। 2-3 बातें, और कोई भी आपको ऐसे जस्ती हो वो लिखते हैं आप, ठीक है। फिर मुख्य बात पे आते हैं कि उनका क्या मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रूसी क्रांति पे पड़ा। देखो रूसी क्रांति, रूस खुद एक समाजवादी साम्यवादी देश रहा है, तो उन पे बहुत बड़ा प्रभाव मार्क्स का वैसे ही पड़ता है कि विचारधारा से, क्योंकि मार्क्स की खुद की एक समाजवादी विचारधारा रही है, समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा रही है। हर जगह मजदूरों को मजबूत करने की बात हो रही है, ठीक है। मजदूरों की सरकार, जो सर्वहारा वर्ग है, उनकी सरकार बनाने के लिए काम चल रहा है, ठीक है। और जो रूसी क्रांति में आपको कोई ऐसे पॉइंट नजर आए जो आप लिख सकते हैं वो लिखिए। एक पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, एक किताब है दास कैपिटल। किसकी? दास कैपिटल किताब है, किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। वो बिल्कुल जो इनके लिए होती है, मजदूरों के लिए है, या समाजवाद साम्यवाद को मानने वाले लोगों के लिए बिल्कुल एक बाइबल है, मतलब एक धार्मिक ग्रंथ की तरह वो इसको इस्तेमाल करते हैं। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये मुख्य प्रभाव हमें मार्क्सिज्म के देखने को मिलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन पे, ठीक है। और बाकी जो आपको दिमाग में ऐसा लगता हो कि हम नहीं लिख सकते हैं, बस एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी चीज आपको लिखनी है पॉइंट में लिखनी है, पॉइंट में लिखनी है। जो आंसर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है ना, उसको आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, और उसे कहीं ना कहीं उसके 1-2 वर्ड को आपको हाईलाइट कर करके चलने हैं। ये चीज आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखनी है। पैराग्राफ में उसी आंसर को लिखना है जहां पर आप थोड़े से ऐसे हो रहे हो कि नहीं यार नहीं आता। पैराग्राफ में वो पहला पॉइंट तो ये कि छोड़ना कुछ भी नहीं है जीवन में। 3 घंटे वहां पेपर में लिख करके आओ ना, जो तुमने पूरे 1 साल मेहनत करी है ना, पूरी की पूरी झोंक देना, छोड़ देना कुछ भी मत। ये बात ध्यान रख लेना। बाहर आते समय ये रहे कि नहीं भाई मैं तो पूरा कर करके आया हूं, पूरा ही कर करके आना है पेपर। तुम छोड़ोगे, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया 0, पर तुम कुछ करोगे तो हो सकता है आधा मिल जाए, 1 मिल जाए। और ये बात आपको पता है, पॉइंट मार्क्स आपको बोर्ड टॉपर बनने से रोक सकते हैं।
सिर्फ पॉइंट मार्क्स। आप सोच रहे यार मैं उसका आधा थोड़ा भी आंसर लिखा था तो आधा मार्क्स दे देता, छोड़ना कुछ भी नहीं। जो बहुत अच्छे से आता है पॉइंट बना बना करके हेडिंग लिखो और करो, बहुत बढ़िया होता है। जो नहीं आता है उसको कैसे भी बिल्कुल लिख कर क्या हो, पैराग्राफ में लिख दो, उनको भर दो थोड़ा ऐसा ऐसा, ये बात ये बात ये बात है, कोई उस चैप्टर की डाल दो तो उस चैप्टर की डाल दो, ठीक है ना। बिल्कुल घर की तरह एडवाइस दे रहा हूं आपको, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे आंसर आपको सटीक और बढ़िया आंसर आपको आए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी की भूमिका को लेकर, ये पहले भी मैंने यूट्यूब पे मॉडल पेपर कराया था, जब भी चर्चा करी थी। अब इसमें भी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप सीधा मैदान में उतार दो बापू को बुलाओ, स्वागत वागत करो, उनके बारे में बताओ कि 2 अक्टूबर को उनका जन्म होता है, पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म होता है। 30 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये बात आप बताइए। उसके बाद महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका अपनी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं। फिर 1915 के जनवरी में बापू आते हैं, पधारते हैं, भारत पधारते हैं। उसके बाद 1 साल वो भारत भ्रमण करते हैं। 1 साल भारत भ्रमण करने के बाद फिर आप उनके सत्याग्रह के विचार के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि सत्याग्रह का विचार क्या होता है, कि सत्य पर आग्रह। बापू के 2 ही बात कही है। बापू के मुख्य विचारों में जब भी आप लिखोगे कि बापू के विचार, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बापू के विचार, बापू के विचार, तो बापू के विचार में 2 लिखने हैं। एक तो उनकी बात है कि अहिंसा की बात हमेशा लिखनी है। दूसरी बात बापू की ये लिखनी है कि सत्य पर आग्रह, सत्य ही सब कुछ है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको बापू के विचारों में लिखने हैं। उसके बाद बापू के सत्याग्रह के बाद आप सत्याग्रह से शुरू हो जाओ। 1917 के दोनों सत्याग्रह, चंपारण बिहार, ठीक है, फिर चंपारण का बिहार का आ जाएगा, खेड़ा का आ जाएगा। फिर 1918 का आप अहमदाबाद वाला लिखोगे। 1918 के बाद फिर 1919 में जो रोलेट एक्ट में हुआ वो वाला बताओगे। फिर 1921 में, 21-22 में, ये बिल्कुल एक टाइमलाइन की तरह बताते हुए चलना आप लोगों को। 1921-22 में क्या है, जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन होता है वो बताना। बीच में, इस टाइम के बीच में जो खिलाफत आंदोलन के लिए बात चलती है वो बता दीजिएगा। 1921-22 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन। उसके बाद 1922-23 के बाद का जो दौर रहेगा उससे 1930 तक लेकर के बीच में आप ये लिख दीजिएगा कि बापू काफी समय तक जेल में रहते हैं, और उसके अलावा जो प्लेग से, जो महामारी से जो लोग परेशान थे, उनकी सेवा में बापू व्यस्त थे। 1930 में फिर बापू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ गए बापू यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके पॉइंट। 1930 से फिर असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन तो 22 में खत्म हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, इरविन को पत्र लिखना, और वो फिर शुरुआत हो जाती है किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च की तरफ बापू बढ़ते हैं। फिर 31, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, गोलमेज सम्मेलन में बापू जाते हैं। वहां पर बापू की थोड़ी नाराजगी होती है, और एक जो भारत के नेता हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे भी थोड़ी सी तनातनी बापू की रहती है, ठीक है। महापुरुषों के विचारों में हमेशा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहता ही है, ठीक है। और फिर 1924 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का लिख दीजिएगा। इससे पहले आप लॉर्ड इरविन पैक्ट जो हुआ है, इरविन पैक्ट हुआ है, वो भी लिखिएगा कि इरविन पैक्ट हुआ है उनका, और फिर वो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में, 31 की गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार है। फिर यहाँ पे पूना पैक्ट का लिखिएगा, पूना पैक्ट गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच का, ठीक है, वो लिखिएगा। फिर उसके बाद महात्मा गांधी वैसे तो काफी आंदोलन बीच में चलाते हैं, हरिजनों के लिए भी, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए भी चलाते हैं, महिलाओं के लिए भी करते हैं, काफी कुछ आंदोलन करते हैं। वो बात तो रहने दीजिएगा, आप कितना कोर्स में है नहीं वो चीज। और उसके बाद फिर फाइनली एक आप लिखिएगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की बात बापू ने करी है, उसके बारे में आप थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिएगा। और फाइनली फिर 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, और आज़ादी के समय में भी बापू जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको शांत करवाने में बिजी रहते हैं, बापू जश्न नहीं मनाते। और एक कोटेशन के साथ आप बापू की बात को, इसको पूरे को अंत कर सकते हैं कि बापू ने कहा था कि हमें जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी हमारे लिए खुशी भी लेकर के आई है और दुख भी। खुशी इस बात ये है कि हम इतने सालों की गुलामी से आज़ाद हुए, और दुख इस बात का है कि जो भाई थे वो 2 भाई अलग अलग हो चुके हैं, वो बंटवारा उसका हो चुका है। और फिर फाइनली 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या कर दी जाती है। बात खत्म, पूरा योगदान आपका आ जाएगा। और फिर और भी आपको बिल्कुल ऐसे लिखना हो, ऐसा लगे कि आपकी भाषण देने वाली स्पीच ही है, तो ये लिखें कि बापू का जो योगदान रहा है वो बिल्कुल शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती उसकी। बापू का योगदान सदैव याद रखा जाएगा, बापू का योगदान राष्ट्र को समर्पित है,
बापू का जीवन राष्ट्र को समर्पित है। महात्मा गांधी, गांधी शब्द नहीं, गांधी नाम नहीं, गांधी विचारधारा है। ये शब्दों से बापू को आप नमन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हिस्ट्री का सेक्शन जो है हमारा खत्म होता है। फिर हम बढ़ते हैं भैया पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस में भी लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो बिहार बोर्ड की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि ये सब्जेक्ट में अलग अलग देते हैं, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल का अलग, इको का अलग, ज्योग्राफी का अलग, आपदा प्रबंधन का अलग। बहुत बढ़िया है। नहीं बाकी सब में तो मिक्सअप होता है कि भाई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अब 2 में पॉलिटिकल का भी ढूंढते रहो, ये पॉलिटिकल का है या हिस्ट्री का है। चलो लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं और प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात है कि लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका, रोल पूछा है लोकतंत्र में सूचना का अधिकार। तो देखो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि परिचय करके आप एक हेडिंग डाल दीजिएगा स्टार्टिंग में, परिचय, और फिर उसमें ये लिखेगा कि सूचना का अधिकार भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। सूचना के अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य, और उसमें आप परिचय में ये भी लिख सकते हैं कि सूचना के अधिकार से जो हमें अधिकार ये मिलता है कि सभी जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या सरकार के अंडर में आने वाले, सरकार के अधीन में होने वाले सभी दफ्तरों में क्या है, हम जानकारी पा सकते हैं, हम जानकारी पा सकते हैं। ये मुख्य अधिकार हमें मिला है। भूमिका में आप और बात ये भी लिख सकते हैं कि इससे पारदर्शिता आई है, व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। पारदर्शिता का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी आई है। सरकार जो काम कर रही है वो हमें भी, अब उसमें ये भूमिका की हेडिंग डाल करके पहला पॉइंट लिखेगा पारदर्शिता। पारदर्शिता, इससे आप एक लाइन में उसको समझा दिए, पारदर्शिता की जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता आई है, सरकार क्या काम कर रही है वो जनता को पता चलता है, ये बेहतरीन बात है। दूसरी में लिखिएगा सच्चे मायने में लोकतंत्र। सच्चे मायने में लोकतंत्र, सच्चे मायने में लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की व्यवस्था। जनता की व्यवस्था, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये सबकी जानकारी मिलना, ये सच्चे मतलब में लोकतंत्र है। सच्चे तरीके में क्या है, जनता के हाथ में सत्ता। ये बात आप लिख सकते हैं, इसमें भूमिका आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए। 2 प्रमुख कार्य। अब राजनीतिक दलों के बहुत से प्रमुख कार्य, 6-7 प्रमुख कार्य। सबसे पहला काम तो क्या है कि वो चुनाव लड़ते हैं, दल चुनाव लड़ते हैं, दल चुनाव लड़ते हैं। अब तो 6-7 है, वो सारे के सारे लिख दीजिएगा और 2 को किसी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। 4-5 लिख दीजिएगा, 2 को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चुनाव लड़ते हैं, पहला काम। उम्मीदवार चुनते हैं, दूसरा काम। उम्मीदवार चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, नई नई नीतियां लेकर के आते हैं हमारे सामने कि भैया हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ठीक है। नीतियां लेकर के आए, सरकार बना रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, हमारे जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ये सारे काम आप पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्य हैं, भूमिका है, उसमें आप लिख सकते हैं। अब ये मान लो कि राजनीतिक दल की भूमिका बताइए, अगर ये आ जाता तो भी उसमें यही बताना है, बदल मत जाना है कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11, संघीय शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघीय शासन विशेषताओं व्यवस्था की 2 विशेषताएं पूछिए, 2 फीचर्स पूछे। तो आइए जानते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। अब संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है, जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, उनके पास अपनी समान शक्तियां हो, ये बात है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख दो कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें, संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता में ये लिख दो, संविधान में इनके अधिकार क्या होते हैं, दिए हुए होते हैं, और दोनों के पास अपने अपने अधिकार है, अपने अपने क्षेत्र में आजाद हैं। इनके पास प्रशासन चलाने का, कर लेने का, कर लगाने का ये छूट है, तो ये अपने क्षेत्र अधिकार में रहते हैं। ऐसे और भी पॉइंट्स है। किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, इनका माई बाप है, वही इनको हैंडल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या है, आय ही आय है बच्चों, इनकम ही इनकम है। नगर निगम में इनकम ही इनकम है, कहाँ कमी है। तो देखो इनकम इनमें यह है कि भैया सफाई पे कर लग सकता है, मनोरंजन पे कर लग सकता है, कोई भूमि निवास है उस पे कर लग सकता है। इन सभी चीजों पे क्या है, ये जो काम है ये सारे क्या है, नगर निगम के अंडर में उनकी आय के स्रोत होते हैं। और उसके अलावा कुछ राज्य सरकार से इनको इनकम होती है, राज्य सरकार से पैसा मिलता है, वो है ये। ओके, तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 एवं 14 दीर्घ उत्तरीय है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 है। 13-14 में से आपको एक करना है, तो किसी एक प्रश्न का हमें उत्तर देना है। अब देखो यहां पे पूछा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, रोल, उनका रोल क्या है।
अब रोल क्या है, जो वो काम कर रहे हैं वही रोल है, जो वो काम करे। भाई आज पूछे मनीष सर का क्या रोल है, अरे भाई मनीष सर सोशल पढ़ा रहे हैं। मनीष सर का काम क्या, बोले सोशल पढ़ा रहे हैं। तो काम और भूमिका बात एक ही हो गई ना, एक ही हो गई ना। कंफ्यूजन क्यों, दिमाग में कंफ्यूजन क्यों? पर वो तो पेपर बनाने बैठे हैं, तो उनका तो काम है बच्चों को कंफ्यूजन करना, पर हमें तो होना नहीं है। तो भूमिका पूछे तो मतलब वही सारे बता दो। अब यहां पर जितने भी 6-7 अभी ऊपर पॉइंट बता करके आया हूं कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, हमारे सामने अलग अलग नीतियां रखते हैं, कानून बनाते हैं देश का, और उन सबको अब लिखना कैसे है? सबसे पहले तो भूमिका में है ना, ये 6-7 पॉइंट एक बार ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करिएगा। कानून बनाते हैं, विपक्ष में मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, हमारे लिए मुद्दे उठाते हैं, नीतियां हमारे लिए बनाते हैं, उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। और एक चीज आप लिखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। बोले क्या सर? बोले हमें चूना लगाते हैं। ठीक है अगर आप लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है, ये आप अपने रिस्ट पे लिख सकते हैं, मनीष सर का नाम मत लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 14, एक और महापुरुष के बारे में जानते हैं। आइए, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया? अच्छा सर, बहुत। जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो इनकी संपूर्ण क्रांति है, टोटल रिवॉल्यूशन है, और बिहार की धरती पर इन्होंने जन्म लिया और बिहार की धरती पर ही इनकी मृत्यु हुई। तो अब सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में बताना होगा। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ है। कहां पर? सरन एक बिहार का जिला है, वहां पे बिहार वाला आप जानते होंगे। और फिर 8 अक्टूबर 1979 को पटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। संपूर्ण क्रांति, देखो संपूर्ण क्रांति जैसे नाम से पता चल रहा है, टोटल रिवॉल्यूशन। एक्चुअल में होता क्या है कि 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में एक रैली आयोजित करी जाती है, और कहा जाता है कि जितने भीड़ उसमें हुई ना, आज से पहले, उस समय से पहले पटना के मैदान में नहीं हुई, गांधी मैदान में नहीं हुई। संपूर्ण क्रांति है क्या? एक्चुअल में संपूर्ण क्रांति सुनिएगा है क्या। 1974 में एक बार गुजरात में शुरुआत होती है, विद्यार्थी शुरुआत करते हैं, जो महंगी फीस बढ़ाई गई उसके विरोध में। खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाले सामान है उनकी महंगाई हुई उसके विरोध में, और फिर सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में, अलग अलग चीजों के विरोध में वो करते हैं। और यहां तक इतना दबाव पड़ता है उस आंदोलन का कि क्या होता है कि वहां के मुख्यमंत्री को उनकी सिक्योरिटी गुल कर करके, बोरे बिस्तर बांध करके फ्री कर देते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण साहब उस समय के बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक रहे हैं। और फिर बिहार में भी धीरे धीरे जिस प्रकार से बिहार सरकार क्या है, करप्शन कर रही थी, महंगाई बढ़ा रही थी, जनता पे शोषण कर रही थी, तो उस समय उन्होंने यही बात कही कि क्या कहा, युवा आ गया है। कौन आ गया है? युवा आ गया है, यूथ कम फॉरवर्ड। जो युवा है वो आ गया है, युवा आगे आकर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांति हाथ में लेकर के आए। और वो क्रांति क्या है? वही तो संपूर्ण क्रांति। और मैं जब हम लोगों ने चिल्ड्रंस डे पे, बाल दिवस पर जवाहरलाल नेहरू का वीडियो बनाया था, मैंने एक चीज कही थी कि गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल और ऐसे बहुत से नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं पक्ष में विपक्ष में आप बात करो, उनके पॉइंट आप लेंगे ही लेंगे। जयप्रकाश नारायण भी एक बहुत बड़े गांधीवादी रहे, गांधी की विचारधारा को उन्होंने फॉलो करते हुए चला, और बच्चों से यही निवेदन करा कि आप असहयोग करें, आप स्कूल ना जाए। बोले सर एग्जाम है, बोले एग्जाम मत दो पर तुम लोग मत जुड़ जाना भी किसी से। बोले सर आप भी बोलो हम असहयोग करें, ना ना ऐसा कोई नहीं है, चलने दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संपूर्ण क्रांति होती है कि भैया जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ युवा आगे आए और क्या करे, विरोध करे। जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ क्या है, विरोध करे। 1974 में वो होता है। फिर 1975 में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और उस आपातकाल के बाद जो बहुत विरोध के विपक्ष के नेता होते हैं, विशेष करके जयप्रकाश नारायण साहब को उठाकर के जेल में डाल दिया जाता है। 77 में आपातकाल हटती है, जनता दल चुनाव जीतता है, पर जनता दल में तालमेल ना होने के कारण वो नहीं टिक पाता और 1978-79 में जनता दल की सरकार फिर से गिर जाती है। फिर गांधी जी की सरकार बन जाती है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, उनकी सरकार बन जाती है और फिर चलता रहता है। संपूर्ण क्रांति सिर्फ यहाँ पर यह बात आपको देखने को मिलेगी, संपूर्ण क्रांति क्या, एक तो युवाओं में बहुत बड़ा प्रभाव रहा,
काफी लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की बात को माना, स्कूल नहीं गए, बदलाव लेकर के आए, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का घेराव करा और उन पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि करप्शन बंद हो। और यहां तक कि शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री से हुई, बिहार की राजनीति से हुई, परंतु इंदिरा गांधी की कुर्सी तक हिलाने की जो दम है वो जयप्रकाश नारायण साहब में रहा। उन्होंने वो चीज कर करके दिखाई कि वो उन्होंने उस समय में कि अगर गलत है तो गलत बोलो, चाहे कोई भी हो XYZ, उसके खिलाफ गलत बोलो। ये चीज जयप्रकाश नारायण साहब ने सिखाई। संपूर्ण क्रांति ने एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर करके आया। फिर बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब अर्थशास्त्र पे आते हैं, इकोनॉमिक्स पे, और इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि अब कौन कौन से क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 15 से 18 तक लघु उत्तरीय हैं। हम हिस्ट्री के कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के कर चुके हैं, और अब किसके हैं? इकोनॉमिक्स के हैं। कोई भी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है वो सबका है, और सबका क्वेश्चन क्या है? समावेशी विकास क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि समावेशी विकास क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो समावेशी, सब समा जाए, तो ऐसा विकास जो किसी का हो, सभी का विकास हो, सभी का विकास। अब ये सभी का विकास मतलब क्या है? सभी का विकास का मतलब ये है कि इसमें सभी का ध्यान रखा जाए। अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, लोगों को शिक्षा मिल सके, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, सबका विकास हो, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो बुनियादी सेवाएं हैं वो बुनियादी सेवाएं मिल सके। ये सभी क्या है? ये सभी किस में आती है? समावेशी विकास में आती है, इंक्लूसिव ग्रोथ में आती है। समावेशी विकास का सिर्फ और सिर्फ इतना सा अर्थ है कि सभी का विकास होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, अमीर का, गरीब का, अगड़े का, पिछड़े का, महिला का और पुरुष का, सभी का क्या हो? विकास हो। अगला क्वेश्चन जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली इंग्लिश में से कहा जाता है PDS। क्या कहा जाता है? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहोगे? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसे कहा जाएगा। यह होता क्या है? देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या है कि सरकार गरीबों को, आप लिखिएगा, इसमें लिखते जाइएगा कि सरकार गरीबों को सब्सिडी की दर पर खाद्य और खाद्य पदार्थ, मतलब खाद खाने वाले सामान और खाने वाले पदार्थ क्या है? उपलब्ध कराती। क्या बोला है कि सरकार गरीबों को सब्सिडी की दर पर खाद्य और खाद्य पदार्थ क्या कराती है? उपलब्ध कराती है, जो भी गरीबी में हो। फिर उसमें आप ये भी बात लिख सकते हैं, जो BPL कैटेगरी में है, गरीबी रेखा से नीचे है, उन लोगों को बहुत सस्ती दरों पे लिखवा, अन्य शब्दों में लिख सकते हैं कि वो बहुत सस्ती दरों पे उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है। जैसे 1 रुपए में 1 रुपए में 2 किलो चावल, 2 रुपए में 1 किलो गेहूं, ऐसा कुछ भी जो भी आप लोग बेसिक भी देखते होंगे। और इनके लिए राशन की दुकानें खोली जाती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर। और यहाँ पे जो भी जितना भी सामान आता है वो कहाँ से आता है? FCI से आता है। कहाँ से आता है? भारतीय खाद्य निगम जिसे हम लोग कहते हैं, वहां से आता है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया गया है? भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया गया है? तो इनमें जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक हैं, बैंकों को शामिल किया जाता है, बीमा की कंपनियां हैं जिन्हें इंश्योरेंस कहते हैं, बीमा इंश्योरेंस की कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो इन्होंने 2 मार्क्स का है, तो 2 आप बता दीजिए भारतीय पूंजी बाजार में। और इसमें आप स्टॉक का भी लिख सकते हैं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाजार जो है वो भी इसी में शामिल होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? और अगर ये भी मुझे आप समझाना पड़े तो फिर मुझे शर्म आ जानी चाहिए कि वैश्वीकरण पे आप क्या समझते हैं। इकोनॉमिक्स का तो मतलब ऐसा है कि पहले तो पूरे फुल फ्लेज लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, लेक्चर्स में पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने 1 शॉट में पढ़ लिया। 1 शॉट 5 चैप्टर के अवेलेबल है, 1 शॉट आप लोगों ने पढ़ लिया। वो 1 शॉट में पढ़ने के बाद फिर आपने मैराथन में भी ले ली, ओके, और मैराथन लेने के बाद आपने MCQ की मैराथन भी ले ली। अब यार इसके बावजूद भी बताओ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो दुख की बात है यार। इतना बार पढ़ाने के बाद तो बहुत दुख की है। वैश्वीकरण से फिर भी मैं बता देता हूं कि जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया का एकीकरण हो रहा है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वो एकीकरण किससे हो रहा है? व्यापार से हो रहा है। डायरेक्ट आपको उसकी डेफिनेशन किताबों में मिल जाती है।
अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय है, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है पर हम दोनों कराएंगे, और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। देखो पहले दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व बताइए। ये आधारभूत संरचना का मतलब क्या है? जो बेसिक फैसिलिटीज है, भैया सड़कें होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बिल्डिंग, ये इनका क्या रोल रहेगा? सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। अगर आप लोग के पास एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन सा चूज करना है? आपको ये वाला चूज करना। कोशिश में शायद समझता हूं कि बच्चे यही चुनेंगे। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं, आप चाहो जो लिख सकते हैं बैंकों के बारे में, ठीक है, बहुत कुछ है। तो पर पहले वाले क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ बता देता हूं। देखो सेवा क्षेत्र, अब देखो आप इसमें थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जितने भी सेवाएं आती हैं उन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और इन्हें सेवा क्षेत्र में इसलिए लिया गया है क्योंकि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाएं प्रदान करती है, और प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को सहायक भी होती है, उनकी सहायता भी करती है। अब पूछे कि सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप हमें बता दो। वो ये बात कहना चाहते हैं जिससे कि सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। देखो सबसे पहले जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो अच्छे से काम करेगी, या अर्थव्यवस्था का जो कार्यान्वयन होगा वो बहुत अच्छे से होगा। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चलेगी। क्यों अच्छे से चलेगी? जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, और सेवा क्षेत्र का भी उससे क्या होगा? विकास होगा। पहला तो। दूसरी बात क्या है कि जब सेवा क्षेत्र का बढ़ोतरी होती है, कृषि की भी क्या होगी? कृषि में भी विकास होगा। कृषि का विकास होना भी बहुत जरूरी है। कृषि का विकास होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन होगा। और अगर आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं है, आधारभूत संरचनाएं सही नहीं है, तो सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि बेसिक हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी सड़क है, ये जरूरी है, तभी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंच पाएंगे। कृषि का विकास, उद्योगों का विकास होना भी जरूरी है। इस प्रकार से 4 मार्क्स का है। अगर मुख्यतः आप 4 पॉइंट भी वहां पर लिख करके आ जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा? इनफ होगा, आपके लिए काफी होगा। तो अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी, आधारभूत संरचना का, अगर आधारभूत संरचना होगी तो वो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और उससे सेवा क्षेत्र का तो योगदान है ही उसमें। कृषि में बढ़ोतरी होगी, उद्योगों में बेहतरीन बढ़ोतरी होगी, ये सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य। देखो व्यावसायिक बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। 2 प्रकार के बैंकों की हम लोग बात कर चुके हैं, केंद्रीय बैंक और एक व्यावसायिक बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक। और जो हमारा उड़ान बेच चलता है, उस उड़ान बेच में स्पेशली मैंने बिहार बोर्ड वालों की क्लास भी ली थी, याद है ना, और उसमें मैंने ये डिस्कस भी करा था। ये चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाओं में मैंने ये पढ़ाया था आपको। तो आप बताओ व्यावसायिक बैंक को क्या क्या काम हो सकते हैं? नॉर्मल सी आप अपने आस पड़ोस में देखो क्या क्या काम जो व्यावसायिक बैंक है वो करते हैं। व्यावसायिक बैंकों में सबसे पहला काम तो है सर कि जो हम निक्षेप जमा कराते हैं उनको स्वीकार करते हैं। निक्षेप को स्वीकार करना, जो हम जमा करा रहे हैं उनको क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। पहला काम तो ये करता है। दूसरी बात काम उसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ऋण प्रदान करता है, हमें ऋण प्रदान करता है या अग्रिम देता है, अग्रिम पैसे देता है। अग्रिम मतलब पहले हमें पैसे देता है। 2 काम। तीसरा काम यह है कि एजेंसी होने के नाते वो हमारी कुछ सेवाएं, कुछ मदद भी करता है। जैसे कि एजेंसी होने के नाते ऐसे मान लो कि भैया मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है और मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं, तो उनसे पैसे आना कि भाई इस बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे, ठीक है। समय समय पे जो ब्याज आता रहेगा उन पैसों पे, अगर बैंकों में चल रहा है तो वो मेरे नाम पे कुछ किसी को पेमेंट करना है तो वो ये काम भी वो करते हैं। उसके अलावा चौथे पर आप डाल दीजिएगा विविध सेवाएं। विविध सेवाओं में क्या है? विविध सेवाओं में और जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे हमें एटीएम देता है, एटीएम प्रदान करता है, हमें सहायता करता है कि किस प्रकार से कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या हमारी सहायता होगी, ये सारी बात हमारे लिए मुख्य तौर से करता है। तो ये व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य होते हैं। तो अब बढ़ते हैं भूगोल की तरफ, ज्योग्राफी, हमारे गोले के बारे में जानते हैं। अब इसमें प्रश्न संख्या 21 से 26 तक है। 6 सवाल दिए हैं, हमें 3 करने हैं। देखो हिस्ट्री में 6 दिए थे और इसमें 6 दिए हैं, और बाकियों में 4-4 दिए थे, आपको 2-2 करने थे। और हर 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? पट्टिका कृषि या पट्टी कृषि? पट्टिका कृषि या पट्टी कृषि क्या होती है? जो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से जमीन को विभाजित करा जाएगा, एक में घास बो दी जाएगी और एक में फसल लगा दी जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या है? मृदा अपरदन के जो
समाधान है उनमें इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो आप बता दीजिएगा। फिर आते हैं पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रत्येक दो के उदाहरण दे, पारंपरिक में भी और गैर पारंपरिक में भी। अब देखो आप उदाहरण देकर भी खत्म कर सकते हैं। पारंपरिक ऊर्जा में किस किस का दे सकते हैं? पारंपरिक ऊर्जा में भाई सबसे पहले कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उसके अलावा एक विद्युत। ये चार जो है हमने किसमें पढ़े हुए हैं? पारंपरिक में पढ़े हुए हैं। फिर आते हैं गैर पारंपरिक में, तो बहुत है भैया। सौर ऊर्जा लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा का दे सकते हैं, और फिर आप बायोगैस भी लिख सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, तापीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, परमाणु आणविक ऊर्जा भी लिख सकते हैं। ये सारे किसके हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा के। दो दो के उदाहरण दे दीजिए, और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए हरित क्रांति में आपको ये लिखना है कि 1960 के दशक हैं, 1960-70 के दशक में हरित क्रांति भारत में आती है। हरित क्रांति से तात्पर्य हमारा क्या है? हरित क्रांति से तात्पर्य यह है कि गेहूं और चावल की खेती में क्या करना? उत्पादन में बढ़ोतरी करना। उत्पादन में क्या करना? बढ़ोतरी करना, उत्पादन को बढ़ाना। यह हरित क्रांति को दर्शाता है। हरित क्रांति में हम जो इस्तेमाल करेंगे वो आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इसमें फिर आप उदाहरण लिख दीजिएगा। HYV सीड्स है, ठीक है, उच्च पैदावार वाले जो बीज हैं वो हैं, ट्रैक्टर हैं, ज्यादा सिंचाई के लिए पानी, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, ये सब हरित क्रांति में आया। और हरित क्रांति से हमारा उत्पादन, जो फसलों का उत्पादन है, जो उपज है हमारी खाद्य पदार्थों की, वो बढ़ी है। और किसी में भी ना बढ़ी हो तो गेहूं और चावल में तो बढ़ी है। और किन राज्यों में ज्यादा? विशेष करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। ये हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाते हैं। सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या क्या उद्योग है, वो ये पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। देखो सीधा सा मतलब है, सार्वजनिक जो सरकार द्वारा जो उद्योग स्थापित करे जाए, उनकी जो जितने भी संपत्ति उन पर सरकार का अधीन हो, सरकार का ही अधिकार हो, वो क्या है? सार्वजनिक उद्योग कहलाएंगे। निजी उद्योग क्या है? जिसको कोई एक या कुछ व्यक्तियों की मिलकर के लोग क्या है उसे चला रहे हो, और उन पे पैसा, उनकी संपत्ति, सब पे उनका अधिकार हो, तो वो निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों का होता है, हम निजी उद्योग कहते हैं। क्लियर? सार्वजनिक उद्योग पर सरकार का अधिकार है, सारी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार है। और निजी उद्योग में क्या है? किसी निजी व्यक्ति का या कुछ निजी व्यक्तियों का उस कंपनी पे, उसकी हर संपत्ति पर अधिकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा क्लियर। जैव विविधता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैव विविधता क्या है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। अब देखो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या है? विविधता का मतलब तो यह है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो। जैव विविधता की जब बात करें तो यहां पे बात करता है वनस्पति जात और प्राणी जात में। वनस्पति जात और प्राणी जात में क्या हो? विविधता हो। वनस्पति जात और प्राणी जात में क्या हो? विविधता हो। हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प हो, ठीक है। वनस्पति जात और प्राणी जात मतलब एनिमल्स में, और वनस्पति जात पेड़ पौधों में। हमारे पास जो भी जिस भी प्रकार की फूल, पेड़ पौधे जो है उनमें हमारे पास विविधता होनी चाहिए, वो जैव विविधता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। रेड डेटा बुक क्या है? देखो रेड डेटा बुक क्या है? इसमें क्या है? लाल सूची किताब भी कहते हैं। इसमें जितने भी जानवर हैं उन सब की पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन विलुप्त हो चुके हैं, कौन गायब हो चुके हैं, कौन कितने बाकी है, कब पहली बार देखा गया था, कौन सी प्रजाति है, सब कुछ के बारे में रेड डेटा बुक में होता है। और IUCN द्वारा ये होती है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो उनका ये होता है। तो अब बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 27 और 28 क्वेश्चन जो है वो बड़े हैं। एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और वो एक प्रश्न कितने का होगा? 4 मार्क्स का होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके पास है कि धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखो क्वेश्चन दोनों ही इजी है, ऐसा दोनों में से कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं है, जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? देखो जल संरक्षण से समझने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें जल को बचाना है। जो जल का हम अति शोषण करते हैं, जो जल को हम बर्बाद करते हैं, जो जल का दुरुपयोग करते हैं, वो बंद होना चाहिए और जल को बचाना चाहिए, और हम हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ति कर सके और आने वाले भविष्य पीढ़ी की भी जरूरतों को पूरा कर सके। ये जल संरक्षण में बात आती है। इसमें आप वर्षा जल संग्रहण की बात कर सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से होता है, ये बात आप कर सकते हैं। और बाकी जो अन्य तरीके पड़े हैं, जोहर का, किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है, वो सारे तरीके आप लिख सकते हैं। और आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है जल को संरक्षित करने का, जल को बचाने का, वो आप लिख सकते हैं कि भैया हम लोग जब टूथब्रश करते हैं तो हमें नल बंद कर देना चाहिए, वो भी जल संरक्षण में आता है। हमें बकेट की जगह एक कपड़े से कार को साफ करना चाहिए, वो भी जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब सीधा सा यह है कि हमें सिर्फ बचाना है, कंजर्व करना है, बचाना है पानी को। जो जल की दुर्बलता है, जो कमी है जल की, वो खत्म हो जानी चाहिए। और वो कमी है क्यों? क्योंकि हम लोग अति शोषण कर रहे हैं, वो अति शोषण हम लोगों को बंद करना है। ये पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन 28 में धात्विक और अधात्विक खनिजों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण। धात्विक वो होते हैं जिनमें धातु होता है और अधात्विक जिनमें धातु नहीं होता। ठीक है, अब धात्विक के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि धात्विक में हमने ये भी पढ़ा था, लोह वाले, अलोह वाले और बहुमूल्य वाले दोनों ही हैं, तीनों है पढ़े थे। तो जैसे एक तो आप इसमें लोह अयस्क का लिख सकते हैं, लोह अयस्क का लिख सकते हैं। अब देखो लोह अयस्क में डिटेल क्या लिखोगे, ये पूरा जब अपन ने लेक्चर पढ़ा है तब आप लोगों ने सब पूरा एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिला हुआ है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लोह अयस्क का तांबा भी धातु है, तांबा के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा बॉक्साइट के बारे में लिख सकते हैं, बॉक्साइट। और बॉक्साइट के बाद आप एल्यूमिनियम के बारे में भी लिख सकते हैं, पर एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है, तो आप बॉक्साइट के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं अधात्विक पे, तो अधात्विक पे भी आप अभ्रक के बारे में लिख सकते हैं, मिक्का अभ्रक के बारे में बता दीजिए। चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर के बारे में बता दीजिए, जिसे लाइमस्टोन हम लोग कहते हैं। इनमें से ये दो दो के आप उदाहरण दे दीजिएगा और इनके बारे में पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अपन ने लेक्चर्स में पढ़ ही रखा है। मैं ज्यादा डिटेल में लंबा नहीं खींचना चाहता मॉडल पेपर को। इनके एक्सप्लेनेशन आपने नोट्स में दो इसके हैं, दो इसके हैं, तो आप तीन तीन चार 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 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। यहां पर हमारी भूगोल भी कंप्लीट होती है। अब आती है आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें 29 से 32 तक 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 2 कोई से भी करने हैं और एक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपदा प्रबंधन के देख लेते हैं। बिहार बोर्ड में आपदा प्रबंधन का एक बहुत मुख्य रोल रहा है कि भाई बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़े। टोटल में से 6 मार्क्स की आती है, 2 के अपन ने पहले शायद एमसीक्यू हो गए होंगे और 4 का यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपदा के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करें तो आपदा की कोई भी 2 प्रकार, बाढ़ के बारे में लिखना चाहो बाढ़ के बारे में लिख देना, सुनामी के बारे में लिखना चाहो सुनामी के बारे में लिख देना, भूकंप के बारे में लिखना चाहो भूकंप के बारे में लिख देना, और भूस्खलन के बारे में लिखना चाहो भूस्खलन के बारे में लिख देना। आपदा के किन्हीं भी 2 प्रकारों को आपको बताना है तो बहुत आसान है, उनके नाम लिख देना 1 और 2, और थोड़ा सा 1-1 या 2-2 लाइन लिख देना, क्योंकि 2 ही मार्क्स का, ज्यादा बड़ा नहीं है। मार्क्स के हिसाब से भी आपको देखो आंसर लिखना है, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, बाढ़ से होने वाली किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख करें। क्षतियों का मतलब है नुकसान, जो बाढ़ से होने वाले 2 नुकसान बताए। इससे देखो नुकसान में आप ये है कि जीवन, मानव जीवन को नुकसान होता है, मानव जीवन को नुकसान होता है, पहला आप ये लिख सकते हैं। दूसरा संपत्ति को भी नुकसान होता है, काफी लोग की जो संपत्ति है, संपत्ति का मतलब है जमीन जायदाद जो है वो बह जाती है, वो खराब हो जाती है। तीसरा फसल का नुकसान हो सकता है, फसल को नुकसान हो सकता है। चौथा है पशुधन को नुकसान, मतलब जानवरों को नुकसान हो सकता है, पशुधन को नुकसान हो सकता है। और फिर जान माल, कुछ भी जो आप लिखना चाहो कि भाई माल का नुकसान, पैसे टके का नुकसान, सब कुछ बह जाता है, सब कुछ जो बाढ़ में, ये मुख्यतः 4 है, आप ये लिख सकते हैं। 31 क्वेश्चन, सुनामी से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। देखिए सुनामी से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। सुनामी से बचने के 2 उपाय उन्होंने पूछे। देखो सुनामी एक्चुअल में है क्या, जो समुद्र का इलाका है ना, समुद्र के नीचे जो पृथ्वी है उसमें भूकंप आना, उसमें भूकंप आना। तो बचने का सबसे पहले तो देखो आप ये महसूस करो कि अगर आप कहीं समुद्र के इलाके पास में हो और अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा भूकंप महसूस हो रहा है तो समझ लो सुनामी आने वाली। तो सुनामी आने वाली, हिल चुकी है जमीन, तो वहां से पहले क्या है, भाग जाओ। पहला काम तो ये कर लो। तो सबसे पहले तो अगर आप समुद्री तट पर हो तो वहां से क्या हो, दूर हो जाओ, वहां से दूर चले जाओ। पहला काम तो कि हम वहां से क्या करें, दूर चले जाए, दूरी बना ले, समुद्र तट से हम लोग दूरी बना लें।
और समुद्र तट के पास अगर आप हो तो आपको ये भी थोड़ा सा पता चल जाएगा जैसे पानी यहाँ पर वो थोड़ा सा जल्दी से पीछे खिंच जाएगा, फिर वो एक साथ तेजी से सुनामी लेकर के आता है। दूसरा काम ये है कि किसी ऊंची स्थान पे जाए, आप ऊंची स्थान पे चले जाए, भाई पहाड़ पे या कहीं पे कोई जो ऊंचा स्थान हो, बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर हाइट पे जाकर के खड़े हो जाए, ठीक है। उसके अलावा फिर किसी मजबूत चीज को भी आप पकड़ कर खड़े रह सकते हैं। अगर मजबूत चीज को पकड़ करके आप खड़े रहेंगे, मजबूत पकड़, ठीक है, मजबूत पकड़ करके आप किसी चीज को खड़े रहे, ये उपाय है जिनसे कि आप सुनामी से बच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और यह है कि हैम रेडियो क्या है। हैम रेडियो क्या है? देखो, अगर हैम रेडियो की आप बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म की तो अगर बात है वो है अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है, अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है। और इसका काम क्या है? आपदा के समय इसमें जो संवाद है, जो संचार है वो बहुत तेजी से होता है और देश विदेश तक इसका संचार हो जाता है, तो ये हैम रेडियो होता है, ठीक है। हैम रेडियो को अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर भी कहा जाता है। और इसके बाद कोई क्वेश्चन भैया? कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, तो थैंक यू सो मच। हमारा जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए इस बिहार के मॉडल पेपर में आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हमें आंसर करने हैं। बच्चों, बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हमारा इतना बड़ा पेपर आएगा। 80 एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू आपको करने हैं। वो 40 मार्क्स तो 100% आपको मिलने ही मिलने चाहिए, कटौती होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले जब आपके पास पेपर आ जाए आप एमसीक्यू ही पढ़ो। जो एमसीक्यू के आपको आंसर आते जाए पेंसिल ले लेना, पेपर में टिक कर लेना। जिन पे 100% श्योर हो, पहला आ रहा है टिक कर लो, फिर 5वां आ रहा है टिक कर लो, 10वां आ रहा है फिर टिक कर लो, फिर काउंट करो कि मेरे कितने हो गए। फिर आपको लग रहा है 35 तो मेरा 100% सही है, फिर 5 ऐसे लो जिनमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट हो, वो वाले करो आप। ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ 40 एमसी करने, फिर वो आप ओएमआर में भर देना। वो ओएमआर में आराम से अगर आप उस 15 मिनट में उस क्वेश्चन को पढ़ करके कर लेते हैं और आने वाले 1 घंटे में अगर आप ओएमआर भर लेते हैं तो आपके पास 1 घंटा 45 मिनट और बचेंगे। फिर ये बड़े क्वेश्चनों का, बड़े क्वेश्चनों में बिल्कुल सटीक आंसर लिखिएगा। 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स जितना पर थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे करके पॉइंट्स बनाइएगा। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आप पढ़ करके गए हो वो पॉइंट में ही होना चाहिए, पॉइंट में लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 के भी हो तो भी कोई, पॉइंट में भी ऐसा करिएगा कि पहले आप थोड़ा सा उन पॉइंटों के बारे में ऊपर ऐसे लिख दें, फिर उसके बाद अगर पॉइंट ऐसा भी नहीं लिख रहे हैं तो एक वर्ड आगे लें और फिर उस पॉइंट के बारे में बताएं, फिर एक वर्ड आगे लें, फिर उस पॉइंट के बारे में, जो ये वर्ड पढ़ करके टीचर आपको नंबर दे दे। आपका किस प्रकार से आप कॉपी में दर्शाते हैं वही आपके नंबर तय करेगा बच्चों। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट है बच्चों कि आप बेहतरीन पेपर करें। और जब भी आपका रिजल्ट आए तो आप लर्न एंड शेयर में कॉल आना चाहिए कि सर हमारे सामाजिक विज्ञान में 95 के अबव मार्क्स है, हम 80 में से 75 लेकर के आए हैं और टोटल 100 में से हमारे 95 से ऊपर मार्क्स है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारियों में डटे रहें, रुके रहें और बिल्कुल मेहनत करते रहें। और मिलते हैं फिर अगले सत्र में आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।